चाहूँगा, उसके दोस्त उसको पैसा खर्च करना सिखाए, उससे पहले पैसा कमाना सिखा दो। मैं ये कहना चाहता हूँ, आजकल के ज़्यादातर पेरेंट ऐसे हैं कि जिन्होंने आँख पे पट्टी बांध के रखी है, और पट्टी किस बात की है कि बच्चे के अंदर कौन सी टैलेंट है, बच्चे के अंदर कौन सी खूबी है, वो नहीं देखते। तो वो भी धृतराष्ट्र और गांधारी की तरह अंधे ही हैं। मैं कहना चाहता हूँ, बच्चे की कमी को सुधारना वो आपका काम नहीं, बच्चे की खूबी को निखारना वो मम्मी पापा का काम है। That's true. Absolutely right, sir. 3 साल के बच्चे के लिए हमारे पास पेरेंट आ रहा है, उस स्कूल में काउंटिंग सर 100 तक सिखाई है, आप तो 50 तक ही सिखा रहे हो, आप तो लिखवाना भी नहीं सिखा रहे। और उनको समझाते थे ना, उनको समझ में नहीं आती थी। मुझे लगता था पैदा क्यों किया है, अगर तुम्हें सिर्फ इससे काम ही करवाना है तो भैया फिर कोई हेल्पर ले आते बात से। मैं कहना चाहूँगा, हर बच्चा शैतानी तो करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका बाप का घर है। ये बढ़िया था। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। ये कहावत अगर आपने सुनी है तो उसका मतलब भी आपको पता होगा, अगर नहीं सुनी है तो इस पूरे सेशन में आपको ये बात समझ में आने वाली है। लेकिन अपने ही बच्चों को सही तरह से पेरेंटिंग कैसे करें, जो आज का सबसे बड़ा सवाल है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली या अपर मिडिल क्लास फैमिली या हर माता पिता कहते हैं हमने तो अपने बच्चों के लिए करना है जो भी करना है, लेकिन क्या करना है और कैसे करना है, उसके लिए आज हमारे बीच में है इंडिया के लीडिंग पेरेंटिंग कोच द परीक्षित जोबनपुत्रा सर। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। एंड आपको मिलते हुए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सेम हेयर सर। शुरू करेंगे पेरेंटिंग में ना, आज की पेरेंटिंग बहुत अलग है, और जहाँ से जैसी हमारी पेरेंटिंग हुई है उसमें दिन रात का फर्क है, दिन रात का। आप इस बात को एग्री करते हैं? 100%। पहले के समय में शायद बच्चे पल जाते थे, आज पालने पड़ते हैं। क्या बात ये है? फर्क है। पल जाते थे और आज पालने पड़ते हैं। बहुत सही बात बोली। सो कॉन्शियस एफर्ट आज हर मम्मी पापा का लगता है। शायद उस समय पे मम्मी पापा को यदि पूछेंगे कि बेटा कौन से स्टैंडर्ड में है पापा को, तो शायद पापा को पता नहीं होता था। बट आज बच्चा भूल जाता है, उसको याद कराना पड़ता है, तू 10th में है। सर टोटली एग्री। क्योंकि आपने ना बहुत कॉमन एक लाइन सुनी होगी, क्योंकि आप तो इसी फील्ड से हैं, मैंने तो बहुत सुनी है, और आसपास के हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ जॉइंट फैमिलीज है, वहाँ बहुत कॉमन सुनने को मिलती है, तुमसे एक बच्चा नहीं पल रहा, हमने 10-10 पाले हैं। और जबकि मैं कई बार सोचता हूँ भाई आपके टाइम, जैसे वो कई बार बोल देते हैं कि हमने तो गूगल करके बच्चे नहीं पाले, मैं मन में कई बार सोचता हूँ मैं बड़ों को जवाब तो क्या दें, लेकिन उनके टाइम पर वो डिस्ट्रैक्शन भी इतना नहीं था। तो क्या सर आपका क्या इनपुट है सर इस पर? 100%। दो चीज़ें। नंबर वन, उस समय पे जो नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शंस थे वो नहीं थे। एट द वेरी सेम टाइम वो जो जॉइंट फैमिली का एनवायरनमेंट था, तो वहाँ पर ज़्यादातर आप इनफैक्ट एग्री करेंगे कि जो बच्चा होता था उसकी पापा के साथ नहीं पढ़ती थी, बट उसको वैल्यू देने के लिए, उसको संस्कार देने के लिए मे बी दादा दादी चाचा चाची वो फैमिली वैल्यूज थी। तो मैंने देखा हुआ है कि बच्चे की अपने पापा के साथ वो बात नहीं करेगा, बट चाचा के साथ फेवरेट होगा। एंड चाचा का बच्चा अपने पापा के साथ बात नहीं कर पाएगा, वो ये बच्चे के पापा माने वो अपने चाचा से क्लोज होगा। तो वहाँ पर बच्चे को जो वैल्यू सिखानी है वो वैल्यू बेस्ड सिस्टम या कोचिंग सिस्टम घर के अंदर से ही मिल जाते थे। ये तो सही कह रहे हो सर आप। अभी न्यूक्लियर फैमिली होने के कारण घर बड़े हो गए एंड फैमिली छोटे हो गए, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट अब वो काम मम्मी पापा को पहली बार करना पड़ रहा है। सो यदि आप देखेंगे, पहले जॉइंट फैमिली के अंदर पेरेंटिंग की ज़रूरत नहीं थी, एंड आज इसीलिए मम्मी पापा को ये सीखने की ज़रूरत है। एंड नंबर टू, उस समय के पेरेंट्स इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड, उतने ज़्यादा बिजी नहीं थे। मदर्स के ऊपर में भी शायद जॉब करना, ऑफिस पे जाना, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी जो आज कंपैरेटिवली मदर्स के ऊपर है। सो आज की मदर को घर भी संभालना है, बच्चा भी संभालना है, और काम भी संभालना है, अपना करियर भी संभालना है। सो आई थिंक इसीलिए मुझे लगता है कि हम ट्रायल एंड एरर ना करें, क्योंकि पहले ट्रायल एंड एरर करने के लिए 10-10, 8-8 बच्चे हुआ करते थे। राइट आज क्योंकि एक बच्चा है या मे बी मैक्सिमम 2 बच्चे हैं, तो हमें ट्रायल एंड एरर नहीं करना चाहिए, PPS फॉलो करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्रूवन पेरेंटिंग सिस्टम। ओके, दैट्स नाइस वर्ड सर, PPS। ओके सर, थोड़ा सा प्लीज इसको बताएंगे क्या है? सो माने जो प्रूवन है, जो और कोई व्यक्ति फॉलो कर रहा है, जो चाइल्ड साइकोलॉजी का जो बेस है, जो रिसर्च अभी तक हुए है चाइल्ड के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, वो सारी चीज़ों को यदि हम सीखें एंड हम टीचिंग पेरेंट ना बने, हम लर्निंग पेरेंट बने, तो हम पावरफुल बनेंगे, तो बच्चा हमसे लर्न करना चाहेगा।
बट यदि हम सिर्फ टीचिंग पैरेंट रहे कि मैं बोलूँ वो कर, मैं बोलूँ वो कर, तो बच्चा भी हमसे दूर चला जाएगा। अच्छा। सो इसके लिए कंपैरेटिवली हम सारे रिसर्च एंड जो भी सारी चीज़ें हैं उसको समझे, जिसके बारे में आज हम बातचीत बात काफ़ी करना। सारी करने वाले हैं। एंड वहाँ पर हम लर्निंग पे फोकस करें, हम पावरफुल बने कि बच्चा हमसे सीखना चाहे, हमें बच्चे को एडवाइस या एड वॉइस ना देना पड़े। एड वॉइस। एड वॉइस इज माने पहले ज़्यादातर हम बच्चे को समझाते हैं, फिर धमकाते हैं। सो धमकाना इज एड वॉइस, माने पहले एडवाइस देते थे, माने वाइज माने विजडम ऐड हो उसे एडवाइस कहते हैं, बट वॉइस ऐड हो जाए तो एड वॉइस कहेंगे हम। सर मतलब आप पेरेंटिंग को भी आर्ट की तरह बता रहे हो, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। राइट। सर इसलिए ना एक लाइन चलती है, जैसे जो हम जैसे पेरेंट्स हैं, आप और हम शायद कह सकते हैं, हमने अपने पहले पिता की सुनी, अब बच्चों की सुने। तो ये एक कॉमन लाइन आती है। 100%। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, मुझे वो जानना भी है, क्या ये रेड फ्लैग है या ये सही पेरेंटिंग है? अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा ओपन अप हो जाना, उनको थोड़ा सा, जैसे कई बार बच्चा बोलता है यार मम्मी मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ। जैसे मैंने कल बोला कि मैंने अपने बेटे को बोला, वो 14 साल का है, कि मैं कल परीक्षित सर के साथ पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलो। तो स्कूल मैंने कहा कर लो आप, क्या दिक्कत है इसमें, साथ बैठ जाना। उसने एक लाइन बोली कि अभी मैं बाप नहीं बना हूँ। मैंने कहा मैं इसको व्हाट एज पर योर व्यू इट्स अ रेड फ्लैग और इट्स अ राइट स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग? पहले के समय में जब बच्चे को अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने होते थे, वो शेयर करने के लिए भाई बहन कजिन वो सारे लोग बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। एंड इसीलिए यदि मम्मी या पापा से ओपनली बात नहीं करते थे तो वो चलता था, क्योंकि जो भड़ास है, जो बातें हैं, जो दिल में बातें हैं, वो शेयर करने के लिए कोई ना कोई फैमिली मेम्बर था। आज क्योंकि मम्मी पापा और बच्चे ही ज़्यादातर फैमिलीज़ के अंदर हैं, तो वहाँ पर यदि आज का बच्चा यदि ये बात बोलता है या अपने मन में जो बात है वो ओपनली शेयर करता है, तो मेरे हिसाब से ये ग्रीन फ्लैग है। ये शो करता है कि बच्चा आपके साथ कितना फ्रेंडली है, कितना ओपन अप है और कितने अपने मन के विचारों को आप तक शेयर कर सकता है। ओके। सो पहले के समय में इट कैन बी द रेड फ्लैग, यदि पापा है और हम पैर कर ऊपर चढ़ा के बैठे, में भी शायद आपको याद होगा कि पापा घर में आए तो सारे बच्चे किताब लेके बैठ जाएंगे, टीवी बंद कर देंगे। सो वी हम जो है वो नहीं रहते थे। हाँ। बट आज अच्छी बात यह है कि सारा बच्चे जो भी है वो अपने मम्मी पापा के सामने जो है वो एज इट इज़ एट ईज पे रह सकते हैं। सर आपने ना बहुत बड़ा एक मिथ क्लियर कर दिया। मैं कई हम्म, बार सोचता था कि ऐसा क्या चक्कर है कि पहले ऐसा था अब ऐसा नहीं है। तो वो आपने जो रीजन बताया ना कि बच्चों के पास पहले भाई बहन हुआ करते थे, हम्म, कजन्स हुआ करते थे, हम्म, वो नहीं है तो कहाँ जाए वो? 100%। दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू, मतलब दैट इज मच नीडेड। ऑन लाइटर नोट जो मुझे एक बात लगती है, कई बार हम जब बैठे होते हैं, जब मेरे फादर साहब मुझे बोल देते हैं कि क्या एक ही बच्चा नहीं संभलता, तो उनको मैं मजाक में बोलता हूँ, मैं क्या पहले 10 बच्चे थे, तो मान लो भगवान ने 100 ग्राम दिमाग देना है तो 10 में बट गया, और अब मान लीजिए एक है तो है 100 ग्राम। अब इत्तेफाकन क्या है, हाँ, 100 ग्राम वाले को 10 ग्राम वाले बाप ने संभालना है या माँ ने संभालना है, तो कैसे संभाले? 100%, अरे 100%। सर, आई टोटली एग्री सर। सर आप जैसे पेरेंटिंग में हैं, कितने टाइम से सर आपको क्यों लगा कि आपको पेरेंटिंग में आना चाहिए? क्योंकि ये तो मैं मान के चल रहा हूँ कि तब आप पेरेंट तो नहीं थे जब आप पेरेंटिंग में आए। Am I right? 100%, राइट 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 राइट। सो 20 साल की एज पे मैंने शुरुआत करी हुई थी। इनफैक्ट 18 पे मैंने बुक लिखनी शुरू करी थी ऑन पेरेंटिंग, Wow. एंड 21 एंड 22 ईयर्स की एज पे पब्लिश हुआ था। एंड दो दो रीज़न थे। वेरी फर्स्ट थिंग कि मेरे पेरेंट्स के द्वारा जो मेरी परवरिश हुई थी उसमें हमेशा पॉजिटिविटी के ऊपर और मेरे पैशन के ऊपर फोकस किया गया था। सो आई यूज टू वर्क एज अ मैकेनिक, टू व्हीलर रिपेयर करता था। 700 रुपीज़ मेरी सैलरी हुआ करती थी। एंड स्टैंडर्ड 9, 10th, 11th, 12th 4 साल पर्टिकुलरली मैंने वो काम किया हुआ है। उस समय पे भी मैंने काइंड ऑफ विजन बोर्ड हो सकता है मेरा बनाया हुआ था कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, नेम एंड फेम चाहिए, सूटेड बूटेड रहना है वगैरह वगैरह, जो भी एक टीनेज बॉय उनके लिए पेरेंटिंग सीखना ज़रूरी है। और जिनको बच्चा सी आप पेरेंटिंग अच्छा करेंगे या नहीं करेंगे, बच्चा तो बड़ा होने वाला है, राइट? अब Same. बच्चा बड़ा होगा दैट इज़ नॉट द क्वेश्चन, बट बच्चा कैसा बड़ा होगा, बड़ा होके क्या बनेगा, वो जिसके दिमाग में प्रश्न है और वो प्रश्न के लिए जिसको काम करना है, उसको पेरेंटिंग सीखना ज़रूरी है। बाकी सबके लिए चोचले। बहुत सही सर, एकदम सही कह रहे हैं। क्योंकि सर आपने ना अभी हमारी बात चली जब सुसाइडल थॉट्स वाले भी बच्चे आपके पास आते हैं, ये मुझे भी लगता है कि अगर सही टाइम पर अगर आपने उनको फाइन ट्यून नहीं किया, राइट, तो अभी मैं एक डेटा पढ़ रहा था, क्योंकि मेरा भी सेम फील्ड है, मुझे बहुत 100%, इंटरेस्ट आता है राइट। बच्चों के साथ काम करके।
एनसीआरबी का डेटा है, दे आर सेइंग 54 स्टूडेंट्स आर कमिटिंग सुसाइड एवरीवन। ये तो वो है जो कि डेटा रिपोर्टेड है, जो नहीं है वो शायद इससे कई गुना ज़्यादा कई गुना होगा। ज़्यादा होगा। और वो भी कौन से देश में, जहाँ पर हम बोलते हैं कि ये योग की धरती है, ये ध्यान की धरती है, वहाँ पर ये हालात हैं, तो बाकी जगह तो क्या हालात होंगे। तो कैसे ये इतना इम्पोर्टेंट डेटा है, हम कैसे इस नेगेटिविटी को, आपको क्या लगता है कि हम कैसे इसको मान के चल रहे हैं? आपको नहीं लगता है बहुत कैजुअल हो गए हैं क्या, ठीक है यार कोई बात नहीं, चल रहा है चल रहा है। तो व्हाट डू यू फील कि ये कैजुअल पेरेंटिंग है, या बहुत ही हम अनअवेयर है पेरेंट्स को लेके, ठीक है आई थिंक मेरे हिसाब से वी आर अनअवेयर। ये चीज़ का जितना इम्पोर्टेंस होना चाहिए उतना हम दे नहीं रहे हैं। एंड इसीलिए जी कृष्णमूर्ति ने बड़ी प्यारी सी बात कही हुई थी कि जितनी स्कूल्स बच्चों के लिए हैं उससे आधी स्कूल यदि पेरेंट्स के लिए एंड टीचर्स के लिए हो जाए तो समाज के सारे जो भी प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ को लेकर वो सारे के सारे दूर हो जाए। एंड इसलिए वी आर ऑन अ मिशन और द विजन कि 10,000 से ज़्यादा पेरेंटिंग कोच हमें तैयार करने हैं। एंड वी वांट कि उसके बाद में हम मिनिस्ट्री के पास, गवर्नमेंट के पास जाए, और जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री है वैसे पेरेंटिंग की मिनिस्ट्री होनी चाहिए। एंड बाकायदा कोई पेरेंटिंग के मिनिस्टर होने चाहिए जो पर्टिकुलरली ये सारी चीज़ों को घर घर तक, एंड तभी हम ये चीज़, जब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव हो तभी हम ये चीज़ को घर घर पे लेके जा सकते हैं। एंड तब मुझे लगता है हम 5 ट्रिलियन पे नहीं 50 ट्रिलियन पे भी पहुंच जाएंगे तो भी कोई बच्चा डिप्रेशन में नहीं होगा, तो भी कोई बच्चा सुसाइडल थॉट के साथ नहीं होगा। एंड तब मुझे लगता है कि वो जो कैपिटल है या $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है वो यदि काइंड ऑफ बच्चों के साथ या हैप्पी फैमिली के साथ होगी तो वो सस्टेनेबल होगी। अदरवाइज कभी अप होगा फिर कभी डाउन होगा। ये तो सर आपने एक अलग ही विजन दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ पेरेंटिंग आपको शुरू करनी है। तो भैया ऑडियंस, आप सबसे, मतलब मुझे पर्सनली इसलिए फील होता है क्योंकि मुझे 7 साल हो गए इस फील्ड में काम करते को, सर को मोस्टली 12 ईयर्स हो गए हैं, और 20 सॉरी एक्सट्रीमली सर को 20 ईयर्स हो गए हैं। तो हमारे पास कौन आता होगा, आप सोच के देखो, वो जिसका पेन है, तो पेन जब बड़ा होता है ना सर तो वो बेरेबल नहीं होता। और इसी वजह से मेरा सर ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसलिए कमेंट करना और आगे तक लेके जाना इसको। एंड जब आपने पेन की बात कही तो मैं कहना चाहता हूँ बड़ी दुख की बात है, ज़्यादातर पेरेंट जब अपने बच्चे बिगड़ जाए या कंट्रोल से बाहर चले जाए तब उसको रिपेयर करवाने के लिए आते हैं, राइट। बट मैं कहता हूँ बच्चों को रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है यदि आप प्रिपेयर करेंगे तो। अरे वाह। सो रिपेयर नहीं, प्रिपेयर करने पे फोकस करना ज़रूरी है। इसीलिए मुझे लगता है कि पेरेंटिंग की अवेयरनेस जितनी ज़्यादा स्प्रेड हो उतना ज़्यादा अच्छा है। ये वैसा ही है सर, मतलब सॉरी मेरे को ये एग्जांपल लेना पड़ रहा है कि जैसे कैंसर की 4th स्टेज पे आप आते हो, और वो इसलिए अभी मैं हमने राम सर के साथ किया था, तो वो कहते आपको ना बॉडी आपको सिम्टम्स देती है, हिंट देती है कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम पल रही है, राइट। आप उसको लेकर आंखें बंद कर लेते हो। सेम वैसे पेरेंटिंग के अंदर आपका बच्चा भगवान ना करे ऐसा कुछ कर लेता है तब आप जागते हो, लेकिन उससे पहले उसने हिंट्स दिए हैं और उसके बाद हम डायलॉग मारते हैं एक बार तो बात कर लेता, अरे उसने तो बहुत बार कोशिश करी होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। 100%। सर हमने कोटा में भी बहुत काम किया है, पंजाब में भी काम किया है, आपको क्या लगता है कि ये एजुकेशनल प्रेशर ज़्यादा है या पेरेंटिंग प्रेशर, या ओवर जो उनका को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं पेरेंट्स की, इज इट लाइक दैट क्या? कोई भी बच्चा जो ऐसे गलत कदम उठाता है बिकॉज ऑफ कम मार्क्स के कारण, वो बच्चे ने कम मार्क्स के कारण सुसाइड किया वैसा नहीं है। उसको जब लगता है कि ये कम मार्क्स को मेरे मम्मी पापा के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, दैट इज द रीजन ऑफ देयर रॉन्ग स्टेप। एंड एट द वेरी सेम टाइम नंबर 2 जो शायद पेरेंटिंग, एंड नंबर 2 जो स्टूडेंट भी यदि ये पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो उनको भी मैं कहना चाहूँगा, ज़्यादातर लोगों का प्लान ABC रेडी नहीं होता। सो मैक्सिमम पेरेंट्स, क्योंकि आप भी करियर प्लानिंग वगैरह में काम कर रहे हैं, तो करियर के भी 3 फेज हैं। नंबर 1 दैट इज करियर प्लानिंग, नंबर 2 दैट इज करियर सिलेक्शन, एंड नंबर 3 दैट इज करियर मैनेजमेंट। ओके, राइट। सो जो करियर प्लानिंग वाला फेज है वहाँ पर जैसे हम एक शर्ट लेने से पहले 3-4 शर्ट को ट्रायल करेंगे, टी शर्ट लेने से पहले 4 टी शर्ट ट्रायल करेंगे, उसमें से जो कंफर्ट वाइज, फिटिंग वाइज जो बेहतर होगा उसको हम चूज़ करेंगे, बाकी 3 को छोड़ देंगे। तो डोंट यू फील करियर के अंदर भी ऐसा कुछ होना चाहिए? वो टी शर्ट जो 6 महीने पहनना है, आइसक्रीम जो 10 मिनट खाना है, उसके लिए हम 3 फ्लेवर टेस्ट करते हैं, उसमें से आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं। तो सेम वे मम्मी पापा भी अपने बच्चों के करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब करियर प्लानिंग वाला फेज होता है उनको 3-4-5 करियर के ऑप्शन हमें एक्सप्लोर करवाने चाहिए, और हर बच्चे का प्लान ABC होना चाहिए। सो मैं कहता हूँ बच्चे का प्लान A फेल हो
तो बच्चे के पास दुखी होने का टाइम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके प्लान बी रेडी होगा। डिप्रेशन में जाने का टाइम ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास प्लान बी रेडी है। वो डिप्रेशन में कौन जाता है, दुखी कौन होता है, जिसके पास प्लान बी रेडी ना हो। ना हो। सो एज अ पेरेंट, नंबर 1, बच्चा अच्छे मार्क्स लाए, अच्छी बात है। फेल हो, बहुत अच्छी बात है कि उसने चोरी नहीं करी है। तो मम्मी पापा को उसकी ऑनेस्टी को सेलिब्रेट करना चाहिए। एंड नंबर 2, हम बच्चों के साथ रहते हुए एटलीस्ट उनको प्लान ए, बी एंड सी पे काम करवाए, ताकि जब वो उसको एडमिशन नहीं मिला, मे बी कोई इंजीनियरिंग की कॉलेज में, मेडिकल की कॉलेज में, तो उसको डिप्रेशन में ना जाना पड़े। उसके पास प्लान बी रेडी हो कि मेरे पास ये टैलेंट है, मैं ये नहीं तो ये कर लूँगा, ये नहीं तो ये कर लूँगा। सो मुझे लगता है ये 2 पे काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। सर मैं ना मतलब टोटली एग्री कर रहा हूँ कि ये जो आपने प्लानिंग बताई ना ABC, शायद पेरेंट वहां तक सोच ही नहीं पा रहा है। बच्चे की तो गलती नहीं है भाई, वो तो रॉ है, आपने इसको जो बताना है उसके अकॉर्डिंग उसने चलना है। चलना है। अब थोड़ा सा उसके पास इंफॉर्मेशन है इस इरा के अंदर, अदरवाइज तो पहले तो इतनी इंफॉर्मेशन थी भी नहीं। लेकिन फिर भी सर कंफ्यूजन तब भी है, क्योंकि अगर मैं जैसे तारे जमीन की बात करूं, जब ईशान को पेरेंट करना था, पेरेंटिंग करनी थी, तो उनके पेरेंट्स को उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम ही नहीं पता थी। Am I right? वहीं अगर जब मैं दंगल की बात करता हूँ, वहीं महावीर फोगाट है, वो इतना प्रेशर करता है और इतना डिसिप्लिन में ले जाता है, उनको गोल्ड मेडल दिला देता है। तो कौन सी पेरेंटिंग करनी है, क्योंकि वहाँ अनअवेयरनेस बहुत है, ऐसे बहुत पेरेंट मिलेंगे। यहाँ जब डिसिप्लिन की बात होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो डिसिप्लिन उसको सही, महावीर फोगाट तो कोच था, उनको पता लग गया, लेकिन ये डिसिप्लिन कई बार प्रेशर भी डाल देता है, तो क्या करें? 100%। सो इसके लिए शास्त्रों के अंदर या काइंड ऑफ बच्चों का जब डेवलपमेंट होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट, वो 3 फेज में होता है। Okay. नंबर 1, फर्स्ट 7 years, एंड दैट इज फॉर द हार्ट डेवलपमेंट। First 7 years for heart development. हार्ट डेवलपमेंट। Okay. सो वहाँ पर बच्चों का इमोशन, केयर, शेयरिंग, वो वाला जो पार्ट है, एम्पथी, सिंपथी, लिसनिंग, प्लेफुलनेस, वो सारे एरिया को हमें डेवलप करना है। तो वहाँ पर डिसिप्लिन का कोई फेज़ नहीं आता है। वहाँ पर वो जो बच्चा करना चाहता है, वो जो बच्चा एंजॉय करना चाहता है, वो जो बच्चा सेलिब्रेट करना चाहता है, वहाँ पर मम्मी पापा को उसके साथ रहना चाहिए, वो पलों को, माने चाइल्डहुड को एंजॉय करना चाहिए। सो वहाँ पर डिसिप्लिन की बात नहीं आती। बच्चा खाना चाहता है, बच्चा सोना चाहता है, बच्चा धमाल मस्ती करना चाहता है, तो वी शुड एंजॉय दैट चाइल्डहुड। एंड मम्मी पापा को अपने बुढ़ापे के लिए बचपन की गोल्डन मेमोरीज होनी चाहिए, राइट। एंड इसीलिए जैसे अध्याय अभी 7 years का हुआ, सो फर्स्ट 7 years ऑफ हिज लाइफ हमने हमारा बिजनेस अराउंड 70% से ज़्यादा कम कर दिया था। ट्रैवलिंग एंड लोगों को मिलना या नेटवर्किंग करना या बिजनेस ग्रो करना, सारी चीज़ें हमने बंद करी हुई थी, मैंने और मेघा ने, कॉन्शियसली, जस्ट बिकॉज हम वो 7 years उसके साथ मैक्सिमम रहना चाहते थे। तो उसको जैसे नेचर में रहना पसंद है, तो मे बी पहाड़ों में जाना, मे बी समुंदर हो सकता है, मे बी बद्री केदार वगैरह 4 धाम हो सकता है। तो उसका 7 साल की एज में 4 बार उसका कंप्लीट हो चुका है। चार धाम की यात्रा 4 बार धाम होगी। की 4 बार हो चुकी है। एंड हमारा टारगेट है कि पर्टिकुलरली एवरी ईयर एटलीस्ट उसको वहाँ पर तो लेके जाए। क्या बात उसके है। अलावा और कहीं पे लेके जाए वो बात अलग है। सो हमने उसके हार्ट को उतना अच्छे से डेवलप कर दिया है कि नाउ अब जैसे और कोई भी बच्चे, उसके फ्रेंड्स वगैरह आते हैं या घर में और कोई छोटा बच्चा आए, यदि मैं वो बच्चे को उठाऊंगा, उसको प्यार करूंगा, तो मेरा बच्चा कभी भी इनसिक्योर फील नहीं करेगा। एंड मे बी आपने यदि देखा होगा कि वो जो बड़ा बच्चा है, यदि उसका हार्ट डेवलप नहीं हुआ है, तो वो बच्चे के सामने यदि हम मम्मी को या पापा को या और कोई बच्चे को प्यार करते हैं, तो उनको जेलसी फील होती है। ओह, क्यों? क्योंकि वो बच्चे का हार्ट डेवलप करना चाहिए था, वहाँ पर फोकस ही नहीं हुआ है। सो फर्स्ट 7 years वो डिसिप्लिन को लेकर नहीं है, वो पर्टिकुलरली कनेक्शन को लेकर है, हार्ट को डेवलप करने को लेकर है। एंड वहाँ पर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होगा। माने वो बच्चे का यदि जो केयर गिवर है, वो उसके सामने डेली शो अप करते हैं, स्माइल करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, धमाल मस्ती करते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे से बच्चे को हम उछालते हैं, उछालते वो बच्चा हंसता है। मुझे और आपको कोई उछाले जानने तो की हम नहीं हंस पाएंगे। द रीजन बिहाइंड, वो उस समय पे बच्चा वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट डेवलप कर रहा है। मे बी पिकाबू बच्चे के लिए, बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। उसको लगता है कि वो व्यक्ति गायब होगा, मेरे सामने नहीं है, मैं यदि नहीं देख रहा हूँ तो वो व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वो जज नहीं कर पाता कि मेरी आंखें बंद हुई है, बट सामने वाला व्यक्ति तो हो सकता है। एंड इसीलिए शायद हमें लगेगा कि बच्चे के लिए ये छोटी गेम है, बट एक्चुअली बच्चों के लिए, छोटे बच्चे के लिए ये सबसे बड़ी गेम है, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। सो नाउ वहाँ पर जैसे वो आंखें खोलता है, सामने वाला व्यक्ति हाजिर होता है, उसका ट्रस्ट डेवलप होता है, उछालता है, कैच करता है,
ट्रस्ट डेवलप होता है। एंड जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो बच्चों के अंदर से इनसिक्योरिटीज़ और फियर वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं। यानी कि पहले 7 साल इम्पोर्टेंट 7 है। साल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड मैक्सिमम पेरेंट्स, मैं तो कहूँ कि मम्मी डेफिनेटली यदि बच्चों के पीछे टाइम देती है वो सबसे अच्छी बात है। कई बार मम्मी गिल्ट फील करती है कि बच्चा आने के कारण मैं समहाउ मेरे काम नहीं कर पाती, जॉब नहीं कर पाती वगैरह वगैरह। तो उनके हार्ट डेवलपमेंट के लिए मम्मी का रोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दो पापा का भी है क्योंकि मदरिंग नहीं है, फादरिंग नहीं है, पेरेंटिंग है। एंड इसीलिए मैं माँ यदि 70% काम छोड़ सकती है तो वो ड्यूटी बाप की भी है। सो मैंने और मेघा ने वो ड्यूटी निभाई। एंड स्वामी विवेकानंद की बात, जो भी सारी माताएं अभी ऐसा फील करती है कि मैं कुछ नहीं करती, मैं घर पे हूँ, उनके लिए कहना चाहता हूँ। जब वो शिकागो गए हुए थे एंड उनको कहा गया था कि पर्टिकुलरली जो भी क्वेश्चन आंसर्स हो, तो रिपोर्टर थे, उन्होंने पूछा कि यहाँ पर तो जो फीमेल्स है, जैसे मैं रिपोर्टर हूँ, कोई एडिटर है, कोई इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई डॉक्टर है, एंड मैंने सुना हुआ है कि आपके वहाँ पर तो जो फीमेल्स होती है वो सिर्फ घर के काम करती है, चूल्हा चलाती है और बच्चों को खाना खिलाती है, तो मुझे आपके देश की स्त्रियों के ऊपर दया आती है। तो जब ऐसा कहा तो स्वामी विवेकानंद को बोला कि आपका क्या सोचना है। एंड तब उन्होंने बड़ी प्यारी सी बात कही थी, सारी माताओं को सलाम कहते हुए कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि आपको मेरे देश की सारी माताओं के ऊपर दया आती है, बहनों के ऊपर दया आती है, स्त्री के ऊपर दया आती है, पर मुझे आपके देश के बच्चों के ऊपर दया आती है। ओहो, राइट, मुझे आपके देश के बच्चों के ऊपर दया आती है कि उनको एक मेल पापा मिलेगा और एक फीमेल पापा मिलेगा, दोनों कमाने वाले, दोनों कंडीशनल लव देने वाले पेरेंट मिल रहे हैं। वो बच्चे ने बचपन से अनकंडीशनल लव क्या होता है, जिसको हम प्यार करते हैं उसके लिए सेक्रीफाइस करना क्या हो सकता है, वो बच्चे ने कभी देखा ही नहीं है। एब्सोल्युटली ट्रू। एंड इसीलिए माँ का रोल स्पेसिफिकली, पापा का भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट माँ वो उसके लेवल पे दुनिया में और कोई नहीं पहुंच सकता। सो फर्स्ट 7 years एंड दैट इज़ फॉर द हार्ट। नाउ नेक्स्ट 7 years एंड दैट इज़ फॉर द हेड, जहाँ पर हमें डिसिप्लिन, बच्चों का रूटीन, वो सारी चीज़ें सेट करनी है। एंड इसके लिए आपको पता होगा कि जो भी राजे रजवाड़े जो भी थे, वो बच्चे 7 साल के होने के बाद बच्चों को आश्रम में भेज देते थे, गुरुकुल में भेज देते थे। तो वो 7 साल मम्मी पापा का होलसेल में प्यार मिला हुआ है। नाउ दैट चाइल्ड हार्ट इज रेडी, नाउ टाइम फॉर द हेड और द ब्रेन। अब वो बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना है। तो नाउ अब वो फोगट वाले पापा आएंगे तो चलेगा। बच्चा विल ऑल्सो बेयर दैट, बिकॉज उसको होलसेल में उतना प्यार मिला हुआ है, उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि वो फोर्स करेगा। जैसे दो दोस्त होंगे आपस में, यदि वो गाली गलौज से भी बात करेंगे तो सामने वाले को बुरा नहीं लगेगा, इनफैक्ट गाली नहीं देगा तो बुरा लगेगा। क्यों? बोले यार तूने आज गाली नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब वही चीज वस्तु रोड पे पीछे से आके कोई हॉर्न मारे और यदि गाली दे दे तो शायद बात लड़ाई झगड़े पे उतर जाएगी, बट वही चीज यदि दोस्त बोल दे तो मजा आएगा। द रीजन इज व्हाट? पावर ऑफ कनेक्शन। सो अब वो जब स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो चुका है तो ना मम्मी पापा का फोकस होना चाहिए कि बच्चे का उठने का टाइम, बच्चे का सोने का टाइम, बच्चे का टीवी का टाइम, मे बी बच्चे के होमवर्क का टाइम, वो सारी चीज वस्तु को स्ट्रीमलाइन करे, शेड्यूल करे, वेल डिसिप्लिन करे। एंड यदि हम वो करेंगे तो बच्चों को हॉस्टल में डालने का डर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एंड यदि वो 7 years तक हमने बच्चों को वेल डिसिप्लिन में रखा है, माने फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, उसका स्पोर्ट हो सकता है, उसका स्टडी हो सकता है, सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन एंड शेड्यूल की ज़रूरत है। वो हेड को डिसिप्लिन की ज़रूरत है, यहाँ पर लव एंड केयर की ज़रूरत है। एंड जब 14 years का बच्चा हो जाए, नाउ मम्मी पापा का फोकस होना चाहिए टू डेवलप द हैंड। मीन्स वो जो नॉलेज उसने पाया हुआ है, अब वो नॉलेज को उसको इम्प्लीमेंट करना है, माने वो बच्चे से कोई ना कोई काम करवाना है। एंड वो बच्चे का स्किल डेवलपमेंट का टाइम हो गया। ओके। सो नाउ एज अ मदर, एज अ फादर, 14 years इज दी, मैं कहना चाहूँगा लास्टेस्ट ईयर, कि उसके बाद में बच्चे को कोई ना कोई काम धंधे या कमर्शियल एक्टिविटी पे या कमर्शियल थिंकिंग पे हमें बच्चे को डालना ही चाहिए। एंड यू विल बी सरप्राइज, ये मेरी जो पेरेंटिंग की बुक है उसके अंदर टोटल 7 लॉज है पेरेंटिंग के, उसमें से 5th लॉ है एंड वो बच्चों के करियर को लेकर है। वो लॉ को लिखने के लिए 2.5 साल का रिसर्च लगा था, क्योंकि उस समय पे ना ही गूगल था, ना ही यूट्यूब था, ना ही चैट जीपीटी था। सो 2.5 साल 1085 जीनियस लोगों की जीवनी को पढ़ा, समझा कि उन्होंने कौन से समय पे कौन से काम किए। वाओ। राइट। एंड तब मुझे रियलाइज हुआ, पता चला कि जितने भी जीनियस लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं,
उनकी काम की शुरुआत 14 या 15 की एज पे हुई है। चाहे धीरू भाई अंबानी ले लो, चाहे इलॉन मस्क ले लो, चाहे मार्क जुकरबर्ग ले लो, चाहे इनफैक्ट मुकेश अंबानी को ले लो, राइट। कम एज पे ही उनको पर्टिकुलरली काम दिए गए थे, 15-16 की समथिंग की एज थी। एंड धीरू भाई जब नहीं थे तब इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी, एंड वो पूरा हैंडलिंग पर्टिकुलरली मुकेश अंबानी ने 15-16 की एज पे किया हुआ था। एंड जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे स्पिरिचुअली, चाहे सोशली, चाहे कमर्शियली, माने बिजनेस वाइज, साइकिरो होंडा कंपनी के मालिक हो सकते हैं, वो साइकिल रिपेयरिंग का काम करते थे। जॉर्ज ईस्टमैन प्यून के तौर पे कोडेक कंपनी के मालिक वो काम किया करते थे। माने सभी लोगों की जीवनी को पढ़ेंगे 14-15, आप जो भी समाज से जहीं कहीं पर भी बिलोंग करते, जो बंदे ने जीरो से शुरू किया है वो व्यक्ति की जीवनी को पढ़े तो 15-16 के आसपास शुरू किया होगा। और इसलिए आप देखेंगे हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, बच्चा 12-13-14 साल का हो, बोले बेटा पापा को टिफिन दे के आओ, दुकान खोलो, ये करो वो करो, वो काम में डाल देते थे। एंड आज पेरेंट क्या करते हैं, अब प्यार करते हैं, अब हार्ट डेवलप करने की कोशिश करते हैं। दैट इज वेरी डेंजरस। एंड अब वो बच्चे को लाड कोड प्यार वगैरह देंगे तो ना बच्चा गाड़ी मांगेगा, ना बच्चा बाइक मांगेगा। एंड आपने देखा होगा कि पर्टिकुलरली जैसे अभी पोर्शे वाला केस हुआ था, राइट, एक्सीडेंट के, और आए दिन ऐसे केस देखने को मिलते हैं। अब जब बच्चे का हैंड यूज़ करना था, जब बच्चे को स्किल यूज़ करना था, जब बच्चे ने जो नॉलेज पाया है एंड जो हार्ट डेवलप किया है उससे वो समाज को कंट्रीब्यूट कैसे करे, वैल्यू एड कैसे करे और उसमें से पैसा कैसे कमाए, उसका प्लानिंग करने का टाइम था। उस समय पे उसको महंगी चीज़ें दे देना या प्लेफुल चीज़ें, बड़ी वाली चीज़ें दे देना, बिकॉज ऑफ दैट वो पर्टिकुलरली पैसा कमाने के से ज़्यादा खर्च करने पे फोकस करेगा। सो सारे पेरेंट को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, उसके दोस्त उसको पैसा खर्च करना सिखाए, उससे पहले पैसा कमाना सिखा दो। अरे वाह, बहुत बढ़िया लाइन बोली आपने, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और मैं इस सेम पेज पे हूँ इस बात को लेकर, क्योंकि जब भी हम काम करते हैं सर, एक तो आपने बहुत ब्यूटीफुली इसको बहुत सही तरीके से बताया कि फर्स्ट 7 ईयर्स में क्या होना चाहिए, 14 ईयर्स से, देन उसके बाद क्या करना चाहिए। क्योंकि मैं जब रिसर्च पढ़ रहा था, आप अगर इस धरती पे 100 साल के लिए हैं तो पहले 12 साल में आपका क्या बिलीफ सिस्टम बना है, जिसको आपने बहुत ब्यूटीफुली बता दिया कि हाँ पहले हार्ट डेवलप होगा फिर हेड डेवलप होगा। वो अगले 88 ईयर्स डिसाइड करेगा कि आप जिंदगी में एवरेज रहने वाले हैं, बिलो एवरेज रहने वाले हैं, कि एक्सीलेंट रहने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं, कि स्ट्रेस में रहने वाले हैं। एंड इसलिए पेरेंटिंग एंड फैमिली का माहौल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक पंच लाइन में कहता हूँ कि ज़्यादातर घर लेते वक्त हम सोचते हैं कि आजू बाजू में मॉल है कि नहीं, फैसिलिटी है कि नहीं। मैं कहता हूँ बच्चों को मॉल की नहीं, घर में अच्छे माहौल की ज़रूरत है। वाह, वो मॉल नज़दीक होगा कि दूर होगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट घर में अच्छा माहौल है कि नहीं वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। बहुत सही बात बोली सर। और पेरेंटिंग, ऐसा मुझे लगता है, शायद बहुत सारे पेरेंट्स इस पे एग्री नहीं भी करेंगे, मुझे लगता है कि दे आर एक्सीडेंटल पेरेंट्स 100%। और बस बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, उसके बाद उनको कुछ पता नहीं है और उनकी खुद की एस्पिरेशंस इतनी हाई हैं। हमारे पास कई बार एक कंप्लेंट आती है, आपके पास बहुत आती होंगी, कि बच्चे के टेंट्रम्स बहुत हैं, जिद्दी बहुत है, बदतमीज हो गया है, बात तो हमारी बिल्कुल नहीं मानता है, मोबाइल नहीं दे तो क्या करें। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि ये शुरुआत इसलिए हुई होगी क्योंकि आपके पास पेशेंस ही नहीं है। आपको लगता है उसके टेंट्रम एक्चुअली उसकी तो वो जिसको हमें एंजॉय करना था, आज हम उसी चीज से हम इरिटेट हो रहे हैं। आपको लगता है सर ऐसा? 100%। सो वेरी फर्स्ट थिंग, जैसे आपने टेंट्रम वगैरह की बात की, तो स्पेसिफिकली मॉल वगैरह में जाते हैं या घर पे मेहमान आते हैं, राइट, घर पे मेहमान आएंगे तब बच्चों के टेंट्रम या जिद बढ़ जाएगी जब कोई व्यक्ति है। तो वहाँ पर वो बच्चे के माइंड में क्या मैसेज जा रहा है कि घर पे जब मेहमान होते हैं तो मम्मी पापा अलग होते हैं, ओके, राइट। एंड वो अपनी इंप्रेशन को जमाने के लिए मुझे मोबाइल दे देते हैं, मैं चॉकलेट मांगूंगा दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंकल और आंटी के सामने उनको बुरा नहीं बनना है। सो बचपन से उसके माइंड में क्या साइकोलॉजी सेट हो रही है कि घर वाले गए तेल लेने, बाहर के लोगों के सामने इमेज अच्छी होनी चाहिए, राइट। एंड एट द वेरी सेम टाइम आप देखेंगे कि मॉल वगैरह में मम्मी ने मना किया, बच्चे ने जिद करी, एंड जब आसपास वाले लोग देखते हैं कि ये मम्मी पापा इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, इन दैट सिचुएशन वो मम्मी पापा एम्बरेस फील करके भी वो चीज़ वस्तु दिला देते हैं। तो साइकोलॉजी क्या सेट हुई, बोले घर वाले बच्चा रोए तो कोई बात नहीं, बट बाहर वाला बुरा देखने फील करना चाहिए। एंड वही बच्चा टीन एज में आते आते सेम चीज़ करता है, बोलता है मेरे दोस्तों के सामने नहीं बोलने का,
मम्मी पापा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बाहर वाले लोग हो जाते हैं। बाहर की दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, दोस्त मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है वो बच्चे के बारे में। क्यों? क्योंकि बचपन से वो सेम चीज़ वो देखता आया है। सो कहाँ वेरी कनेक्ट फर्स्ट हुई ये थिंग, बात ये? वेरी फर्स्ट थिंग हमें क्या करना है, बाहर वाला वो बाहर वाला ही है, घर वाला माने बच्चा जो है उसके लिए जो सही है वो करना है। माने हम अच्छे पेरेंट बनने की कोशिश ना करें, हम सच्चे पेरेंट बनने की कोशिश करें कि मेरे बच्चे के लिए यदि वो गलत है तो मैं बच्चे को बोलूँगा बेटा अभी नहीं। घर पे मेहमान है तो आई आस्क देम कि अब 5 मिनट वेट करें, मैं बच्चे को टाइम दे देता हूँ। जैसे मेरे घर पे भी कोई गेस्ट वगैरह आए हैं तो 9:30 के आसपास आदि को सुलाने का टाइम है। सो आई मेक श्योर मैं उनको कहूँगा कि आधा घंटा मुझे लगेगा, इधर मेघा या फिर मैं कोई एक गेस्ट के साथ रहेंगे और कोई एक पेरेंट होगा जो आदि को सुलाने के लिए बेडरूम में लेके जाएंगे। एंड चाहे घर पे कोई भी गेस्ट हो, चाहे मिनिस्टर लेवल के भी कोई व्यक्ति आए हो, तो वो भी आधा घंटा वो वेट करते हैं, जस्ट बिकॉज वो भी जानते हैं कि पर्टिकुलरली बच्चे को सुलाना टाइम पे वो इम्पॉर्टेंट है। और वही लोग घर पे आते हैं, जो नहीं जानते उनको घर पे बुलाने की ज़रूरत नहीं है। राइट? सो वहाँ पर जाते हुए बच्चे के साथ स्टोरी टेलिंग करूँगा, धमाल मस्ती करूँगा, हम तकिया फाइटिंग करेंगे, फिर भगवान के जो भी सर्टेन मंत्र की हमने सीरीज़ बनाई है वो हम बोलेंगे। एंड वो भगवान का नाम लेते लेते बच्चा सोता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 6:15 बजे के आसपास मैं आदि को उठाता हूँ तैयार करने के लिए स्कूल के लिए। एंड जब मैं उसके सर पे हाथ घुमाऊंगा, उसको बोलूँगा चलो बेटा उठने का टाइम हो गया, एंड वो इमीडिएटली खड़ा हो जाता है बिकॉज रात को वो क्वालिटी टाइम उसके साथ स्पेंड हुआ है। सो इधर मम्मी या पापा या जब भी पॉसिबल हो तब दोनों वो टाइम स्पेंड करेंगे, उसको अटेंशन देंगे, तो अटेंशन के लिए उसको जिद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो सब चीजें इतना सोच रहा हूँ कि एकदम उल्टा चल रहा है, लेकिन 100%, बिल्कुल उल्टा चल रहा है सर। हर 100%, चीज उल्टी चल रही है। राइट। हम हर्ट तब डेवलप कर रहे हैं जब हमें लगता है कि हमें इसको गाड़ी देनी है, बाइक देनी है, फैसिलिटीज देनी है, और जिस टाइम पे उसको डेवलप करना है उस टाइम हम उसको एक हाउस होल्ड की हेल्प दे रहे हैं कि वो उसके लिए कर लेगी। कर लेगी। अरे मतलब कर क्या रहे हैं हम भाई, क्या कर रहे हैं? सिर्फ पैसा और लग्जरी कमाने पे फोकस है। सो अगेन स्वामी विवेकानंद जिनकी लाइफ से मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ, तो जब वो वहाँ से वापस आए तो यहाँ पे लोगों ने उनको प्रश्न पूछे थे, उसमें से एक प्रश्न था कि आपको क्या लगता है कि यहाँ का कल्चर और वहाँ का कल्चर दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, तो वो कल्चर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। स्वामी विवेकानंद ने बड़ा प्यारा सा आंसर दिया था, एंड दैट वाज दे हैव मिसअंडरस्टूड कंफर्ट एज अ कल्चर। ओके। राइट? सो लाइफ में कंफर्ट होना चाहिए, लग्जरी होना चाहिए, उनको वो लगता है बस वही कल्चर है। नो। और शायद वही नक्शे कदम पे अब हम इंडियन फैमिलीज भी चल रहे हैं, जहाँ पर हमें लगता है कि बच्चों को मैक्सिमम कंफर्ट देना, मैक्सिमम लग्जरी देना, उनको सेपरेट रूम देना, फलाना देना, ढिमका देना इज़ अ गुड पेरेंटिंग। बट वो सिर्फ कंफर्ट दे रहा है। बच्चे को संस्कार, बच्चे को वैल्यूज़, बच्चे के अंदर देने की भावना, वो सारी चीज़ों को हम यदि डेवलप नहीं करेंगे तो सिर्फ कंफर्ट के बीच में हम दुर्योधन को तैयार कर रहे हैं या हम भलाल देव को तैयार कर रहे हैं। बट हमें वो कंफर्ट के बीच में बाहुबली को तैयार करना है। तो वो माँ ने हार्ट डेवलप किया था 7 ईयर्स के दरमियान, और वो बल्लाल देव पापा के साथ रहा, और पापा ने बचपन से हेड डेवलप करने पे फोकस किया कि जो मेरे बाद सब कुछ तेरा है, तुझे ही राजा बनना है। सेम विद दुर्योधन आप देखें कि पापा ने पहले से बचपन से बोल के रखा है बेटा मेरे बाद सब कुछ तेरा है, मेरे बाद तुझे ही बनना है। तो अब दुर्योधन के पास जब कोई रास्ते नहीं रहते, वो पापा को बोलता है कि आप वनवास में चले जाओ तो मैं राजा बन जाऊंगा। क्योंकि वो डीप डिजायर जो राजा बनने की है वो बच्चे के अंदर किसने डाली हुई थी, पापा ने डाली हुई थी। एंड तब मम्मी एंड पापा अफसोस करते हैं। एंड इसीलिए ज़्यादातर मैं ये मेटाफर यूज़ करता हूँ कि पेरेंटिंग के बहुत सारे लेसन्स भगवद गीता से, महाभारत से सीखने को मिलते हैं। एंड इसमें पावरफुल लेसन यदि मैं कहूँ तो जैसे धृतराष्ट्र है और गांधारी है, दोनों एक अंधे हैं और एक ने आंख पे पट्टी बांधी है। मैं ये कहना चाहता हूँ आजकल के ज़्यादातर पेरेंट ऐसे हैं कि जिन्होंने आंख पे पट्टी बांध के रखी है। और पट्टी किस बात की है कि बच्चे के अंदर कौन सी टैलेंट है, बच्चे के अंदर कौन सी खूबी है, वो नहीं देखते। तो वो भी धृतराष्ट्र और गांधारी की तरह अंधे ही हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट जब मम्मी पापा बच्चे की वो टैलेंट को नहीं देखते, उसकी खूबी को नहीं देखते, खूबी को नर्चर करने पे काम नहीं करते, तो बच्चे शकुनी की ही बात सुनते हैं।
एंड शकुनी इज़ व्हाट आज का फेसबुक एंड आज का इंस्टाग्राम एंड आज के दोस्त जो उसको गलत राह दिखा रहे हैं, बट फिर भी वो इंस्टाग्राम या कोई भी इन्फ्लुएंसर है या कोई हीरो हीरोइन है, उसको वो ब्लाइंडली फॉलो करता है. सो हमें वो आंखों की पट्टी खोलने की ज़रूरत है एंड बच्चों में कौन सी खूबी है. सो कहना चाहूँगा पेरेंटिंग इज़ व्हाट. मम्मी पापा को क्या लगता है बच्चे की हैंडराइटिंग ख़राब है, वो सुधर जाए मेरा काम हो जाए. उसका मैथ्स में वीक है, वो सुधर जाए मेरा काम हो जाए. मैं कहना चाहता हूँ बच्चे की कमी को सुधारना वो आपका काम नहीं, बच्चे की खूबी को निखारना वो मम्मी पापा का काम है. दैट्स ट्रू, एब्सोल्युटली राइट सर, बिल्कुल सही. ये ना इतनी कनेक्टेड है बात. मेरी वाइफ ने सब पहले किंडरगार्टन स्कूल रन करती थी एक्सीलेंट. यहाँ आने से पहले. ओके. तो जब हमने जिस माइंडसेट से शुरू किया था वो माइंडसेट ये था कि हम थोड़ा सा इसको होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ लेके चलेंगे. तो पहले साल में हम सब फ्लॉप हो गए. क्यों हो गए? क्योंकि हमने सैटरडे ऑन नहीं रखा, हमने पेंसिल नहीं दी. हमारा ये मानना था कि राइटिंग लेटर स्टेज पे सिखाई जाएगी. 100% एंड इट इज सेड 7 साल से पहले बच्चे को राइटिंग करवाना स्पेसिफिकली कंपलसरी, दैट इज लिटरली अ क्राइम. एग्जैक्टली. और वो हमारे पास प्रेशर किस बात का था सर? उस स्कूल में ना काउंटिंग कितने साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे के लिए हमारे पास पेरेंट आ रहा है. उस स्कूल में काउंटिंग सर 100 तक सिखाई है, आप तो 50 तक की सिखा रहे हो. मैंने कहा आप तो लिखवाना भी नहीं सिखा रहे. और उनको समझाते थे ना, उनको समझ में नहीं आती थी. मुझे लगता था पैदा क्यों किया है? अगर तुम्हें सिर्फ इससे काम ही करवाना है तो भैया फिर कोई हेल्पर ले आते बात से. कि अगर तुम्हें सिर्फ अपना बुढ़ापा ही सिक्योर करना है और सो कॉल्ड आप एक डायलॉग पास कर रहे हो कि हम तो इसके लिए कर रहे हैं, अरे इसके लिए कुछ नहीं कर रहे, आपको अपनी सिक्योरिटी चाहिए. इट्स अ बिटर ट्रुथ, आपको सिर्फ अपनी सिक्योरिटी चाहिए. एंड मोर देन सिक्योरिटी अभी एक्चुअली स्टेटस चाहिए कि मेरा बच्चा आसपास वाले जो बच्चे हैं उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना चाहिए. सर स्टेटस वाली बात ना मैं सर अभी राजस्थान से यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ. हाँ. मैं नोएडा रहता हूँ. नोएडा में मेरे स्कूल में जहाँ मेरा बच्चा पढ़ता है, हमने पहले तय कर रखा था कि मैं स्कूल वो लूंगा जो मेरे घर के 500 मीटर के दायरे में होगा. मैं उसको बस पे नहीं लगाऊंगा. नहीं. राइट. और उसी के स्कूल में उसी के साथ में एक बच्चा पढ़ता है जो दिल्ली से आता है. लगभग लगभग 90 मिनट से ऊपर का सुबह ट्रैवल करता है, फिर दोपहर में ट्रैवल करता है. और ऐसा क्या है स्कूल में भाई? और मुझे समझ में नहीं आता आप क्या सोच के डालते हो, कहाँ जा, मतलब कैसे इनको समझाएं या कैसे थोड़ी बहुत तो बेसिक अवेयरनेस रखें. 100%. अगर आप जिस वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हो वहां तो अलाउ ही नहीं सर वार्ड से बाहर जाना. एक वार्ड के अंदर जो स्कूल है उससे बाहर नहीं जा सकते. नहीं जा सकते 100%. तो कैसे डील करते हो सर? एंड इसलिए लास्ट 20 साल से लगा हुआ हूँ एंड और भी पूरी लाइफ यही काम करना है. एंड एक्चुअली हम प्रॉब्लम वो नहीं कि हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, प्रॉब्लम वो है कि उसको हम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं. एंड इसीलिए एक बात सारे पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ जो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं कि एक बात सीखे सूरज के पास से, क्योंकि सूरज दादा की हम पूजा करते हैं. तो कहता हूँ सीखे एक बात सूरज के पास से कि वो भी जब पश्चिम में गया है तो वो भी डूबा ही डूबा है. बहुत बढ़िया. राइट. सो हम भी यदि ब्लाइंडली फॉलो करेंगे एंड यू विल बी सरप्राइज, सिलिकॉन वैली के अंदर जहाँ पर सारी बिग जाइंट कंपनीज है, मे बी फेसबुक, मे बी गूगल, मे बी माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनी में काम करने वाले 80% घर के अंदर जो एम्प्लॉयज़ है उनके घर के अंदर इंटरनेट नहीं है. यस सर. वो अपने बच्चों को स्टेन और वॉल्डोफन करके स्कूल है, आप यदि रिसर्च करेंगे तो वो अपने बच्चों को वहाँ पे पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर स्मार्ट क्लास नहीं है. एंड वो बच्चे जिसके पापा एप्पल में अच्छी लेवल पे काम कर रहे हैं, वो बच्चे को एप्पल माने एप्पल फ्रूट दिमाग में आता है, एप्पल फ़ोन नहीं. और इंडिया में हम 5 साल के बच्चे को बोले एप्पल फ़ोन चाहिए, एप्पल खाने का पसंद नहीं है, एप्पल फ़ोन चाहिए. सो हम ब्लाइंडली फॉलो ना करें. उनकी कार अच्छी है, जर्मन कार अच्छी है, वो यूज़ करे, बट संस्कार प्योर इंडियन होने चाहिए. सर इसीलिए मैं आपसे एक बात ही पूछना चाहता हूँ. ये मुझे दुखद लगता है. आप मुझे बता देना, शायद उससे मेरी नॉलेज इस बारे में कम हो. यूरोप में इस पे बहुत सारी साइकोलॉजी पढ़ी गई है, रिसर्च हुई है, हुआ है. राइट. डिटेल में हुआ है. मतलब किस माइक्रो लेवल पे जाके हुआ कि आज इंडियंस उनकी बुक्स पढ़ते हैं. शुरुआत यहाँ से हुई है. यहाँ इतनी रिसर्च क्यों नहीं होती? यहाँ इतनी बात क्यों नहीं होती? यहाँ इतनी बुक्स क्यों नहीं लिखी जाती? वाई यू आर द ओनली पर्सन कि जिन्होंने बुक्स लिखी हैं? वाई, क्यों इतने लोग नहीं हैं? सो दो चीज़ है. वेरी फर्स्ट थिंग कि जैसे टॉनी रॉबिन्स वगैरह के भी मैं वर्कशॉप्स वगैरह अब्रॉड अटेंड करने के लिए जाता हूँ. एंड वो
जब पर्टिकुलरली अपना मेडिटेशन करवाने के लिए वो इवेंट होती है, 12-15 हज़ार लोगों की होती है, अराउंड 23+ कंट्रीज से लोग आए होते हैं, एंड वहाँ पर वो अपने संस्कृत के मंत्र मेडिटेशन में बजाते हैं। एंड वो पर्टिकुलरली इंडिया आते हैं हर 2-3 साल में ये सारी चीज़ों को सीखने के लिए, एंड वो वहाँ से इंग्लिश में करके पूरी दुनिया को सिखाते हैं, एंड 1.5 लाख रुपया फीस देके ऑन एन एवरेज 15,000 लोग वो 3 दिन का इवेंट अटेंड करते हैं। जाते हैं। बट वही व्यक्ति को यदि मैं कहूँ आज कोई योगाचार्य हो, कोई एक अच्छे से शास्त्रों के जानकार व्यक्ति हो, उसको 5,000 फीस देनी होगी तो बोले नहीं। सो मेरा ये मानना है, वेरी फर्स्ट थिंग, हम हमारी चीज़ों की वैल्यू करना सीखें, नंबर 1, एंड नंबर 2, क्यों इतने सारे लोग नहीं हैं? बिकॉज हमारा जो साइकी है, लास्ट 200 ईयर्स वॉज द इंडस्ट्रियल एज, कि जहाँ पर काम करो, लगातार काम करो, रिपीटेटिव काम करो, एंड वही चीज़ों पे फोकस किया गया था। बिकॉज मैक्लोन का जो फोकस था वही एजुकेशन सिस्टम को तैयार करना था, जहाँ पर वो लोग नौकर को तैयार करें। बट दोस्तों, सभी को कहना चाहता हूँ, उसके बाद में जो समय आया लास्ट 20 ईयर्स, दैट वाज द इंफॉर्मेशन एज। सो इंडस्ट्रियल टू इंफॉर्मेशन पे हम शिफ्ट हुए, एंड इसीलिए आज जितने भी मिलियनर्स बिलियनर्स हैं, ज़्यादातर इंफॉर्मेशन एज में काम करने वाले लोग हैं। आईटी, सॉफ्टवेयर, सोशल मीडिया, वो सारी चीज़ों को लेकर है, एंड वो 200 साल में जो नहीं हुआ वो 20 साल में हुआ, राइट? अब नाउ फ्यूचर इज़ फॉर व्हाट? इंडस्ट्रियल एज, इंफॉर्मेशन एज, एंड फ्यूचर इज़ फॉर इनोवेशन एज। एंड नाउ अब इंडस्ट्रियल एज था कि जहाँ पर पापा जो काम करते थे वही काम बेटा का, और बेटा का बेटा करेगा तो चलेगा। बट इनोवेशन एज में हर 5 साल में मार्केट बदल रहा है, एंड इसीलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि आपके बच्चे को एक करियर नहीं होगी, हर 7 साल में करियर चेंज करनी पड़ेगी। एंड वहाँ पर कितने सालों तक पढ़ाएंगे बच्चे को? इट इज़ नॉट पॉसिबल। एंड इसीलिए हमें जो चीज़ करने की ज़रूरत है, जो आपने कहा कि हमें R&D वाले, रिसर्च करने वाले, क्रिएटिव ब्रेन को डेवलप करने की ज़रूरत है। सो आज तक हमारा जो पेरेंटिंग है, बोले हार्डवर्क करो बेटा, मेहनत करो, लगातार करो, पढ़ाई करो, फिर सफल बनोगे। बट ऐसे हमने ढेर सारे लोगों को देखा जो नहीं कर सकते हैं। तो जो इनोवेशन एज में जिसको जीतना है, उनको एजुकेशन से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। प्रोफेसर पढ़ाए वो अच्छी बात है, बट प्रैक्टिशनर से हमें सीखना पड़ेगा। माने वो बंदा जो फॉलो कर रहा है, एक इंडस्ट्रियल व्यक्ति है, एक बिजनेसमैन है, वो यदि आके सिखाए, उससे सीखेगा। माने लाइफ कोचिंग जो बंदा लेगा, जिसके पास कोच होगा, उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा हैं। ये पॉइंट ऑफ व्यू तो तभी हमें R&D एंड बाकी की सारी चीज़ों में तभी हम जाएंगे जब हमें पता चले कि मार्केट शिफ्ट हुआ है। अकॉर्डिंगली हमें बच्चे का पेरेंटिंग भी शिफ्ट करना पड़ेगा। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली जो कि आई ओपनर है, कि हर 7 साल में करियर चेंज करना पड़ेगा। यस, क्योंकि मार्केट चेंज हो रहा है या फिर मार्केट की नीड चेंज हो रही है। एंड आपको जान के हैरानी होगी, आपके आसपास में जो भी फ़ोन, जो भी टैबलेट, जो भी सारी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, वो तो एवरी ईयर चेंज हो रही है। हाँ, बिल्कुल हो रही है सर। राइट? तो यही चीज़ को, यदि जिस चीज़ के हम क्लाइंट हैं, वैसा क्रिएटर यदि हमें बनना है, क्योंकि मुझे दुख होता है, अच्छी बात यह है कि सारे बड़ी बड़ी कंपनीज के CEOs इंडियन हैं, वो अच्छी बात है। बट वही सबसे दुख की बात है कि कोई इंडियन इंडिया में रहते हुए गूगल नहीं बना सकता, या नहीं बनाने के बारे में सोचता, या माइक्रोसॉफ्ट के बारे में नहीं सोचता, या ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी बनाने के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि वो माइंडसेट डेवलप नहीं हुआ है। ब्लेम गेम है ना सर, सरकार नहीं करने देती, परिवार का सपोर्ट नहीं है, हम पहले ही इस चक्रों में पड़ जाते हैं। 100%। मतलब बहुत सारी चीजें ना सर, एक एक डॉट कनेक्टेड है भी। अगर आपका अर्ली ईयर्स में बिलीफ सिस्टम नहीं बना, तो आपके पास R&D वाला ब्रेन ही नहीं है। अब आप सोचो, जिसकी पेरेंटिंग ऐसी हुई है, अल्टीमेटली कौन से देश में रह रहे हो आप? उस देश में जहाँ पे पेरेंटिंग ये हो रही है कि आपको नौकरी करनी है। आप जो सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम कर लो, पेरेंटिंग का कोई लेना देना था नहीं उससे कोई। राइट। तो उससे हमारी इकोनॉमी पर तो हिट पड़ा 100%। तो फिर आप जिस देश को लेकर बाहर भाग रहे हो, कि आपको लगता है कि बाहर के देश में ज्यादा कंफर्ट है, एंड इनफैक्ट बिकॉज ऑफ दैट रॉन्ग एनवायरनमेंट, जितनी भी अच्छी टैलेंट है वो इंडिया के बाहर ही चले जाएंगे। सो ब्रेन ड्रेन होगा ही होगा। और सर ये चाहे माने नहीं माने, बाहर फिर रेसिज्म झेलते हैं, क्योंकि आप किसी के घर में जा रहे हो 100% और उनकी नौकरी ले रहे हैं, तो उसको कैसे अच्छा लगेगा? और ऊपर से भी ज्यादा मेहनत करके उनके बॉस बन के बैठ रहे हो। हाँ, तो डेफिनेटली डिफिकल्ट है 100%। मतलब बहुत सारी चीजें ना ऐसी लगता है कि बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा, मतलब बैक टू बेसिक्स हो गया ये। राइट। एंड इसलिए यदि जब आपने बेसिक्स की बात करी है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ,
पहले जब भी ये अंग्रेज़ों की जो सिस्टम है वो नहीं आई थी, तब तक हमने क्या किया, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों को अलग कर दिया। हम्म। जब भी राजा रजवाड़ा और जो हमारी आश्रम व्यवस्था, गुरुकुल व्यवस्था, मुझे लगता है शायद वो यदि वापस आ जाए तो सबसे बेस्ट है। एंड उसके लिए सारे पेरेंट्स को मिलके वो चीज़ की डिमांड करनी पड़ेगी। Exactly. स्कूल क्या प्रोवाइड करेंगे, जो पेरेंट्स डिमांड करेंगे। पेरेंट्स, जैसे आपने बताया आपकी वाइफ की स्कूल के लिए, बोले अपने लिखाने पे नहीं, संस्कार देने पे, वैल्यू पे, सोशल स्किल्स पे, उस पे फोकस करेंगे, लिखाने पे कम फोकस करेंगे, बिकॉज दैट 7 years फॉर द हार्ट डेवलपमेंट। तो वो पेरेंट डिमांड नहीं करेंगे तो शायद स्कूल बंद करनी पड़े। बट सारे पेरेंट्स बोले कि नहीं, पहले 7 साल मेरा बच्चा लिखना नहीं चाहिए, मेरे बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार आने चाहिए, मेरे बच्चे के अंदर अच्छे वैल्यूज़ होनी चाहिए, उसको जेलिसी किसी से फील नहीं होनी चाहिए, वैसा मुझे बच्चा तैयार करना है। नहीं तो वो बच्चा जो बचपन में एक साथ में एक प्लेट में खाते थे, वो बड़े होने के बाद एक फ्लैट में नहीं रह सकते। वैसी पेरेंटिंग है हमारी। एंड मे बी अभी दिल्ली का ही किस्सा थोड़े समय पहले की शायद आपको बात है, कुछ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पेरेंट, उनके डेथ होने के बाद 2 भाइयों के बीच में काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को लेकर बातचीत थी। फार्म हाउस पे बैठे हुए थे एंड एक ने दूसरे को गोली मारी और दूसरे ने पहले को गोली मारी, एंड देन आफ्टर दोनों की डेथ हो गई। एंड वो मामला खाली 40-50 करोड़ के एक फार्म हाउस का था, बाकी का 4-5 हज़ार करोड़ का तो बाकी सारा मामला निपट चुका था। उसमें 40 करोड़ का फार्म हाउस या 4-5 करोड़ का जो भी फार्म हाउस हो, वो छोड़ने की बात पे दोनों भाइयों ने एक दूसरे का कत्ल कर दिया। सो मेरा ये मानना है कि वो पापा ने जितने पैसे कमाए उससे शायद आधे कमाए होते, बट यदि वो टाइम दोनों को संस्कार देने पे, दोनों को फैमिली वैल्यूज़ एंड भाई का इंपॉर्टेंस समझाने पे यदि दिया होता, हार्ट का डेवलपमेंट किया होता, तो वो 40 क्या, वो 4,000 करोड़ भी भाई के लिए छोड़ देता, वो खुद कमा लेता। सर जिनके जो बच्चे, अब जिनके जो पेरेंट्स, जैसे मेरा भी बच्चा 14 साल से ऊपर का हो गया, तो अब हम क्या करें? तो हम जब से ये चीज़ जाने, तब से हार्ट, हेड एंड हैंड पे फोकस करें। सो नाउ वेरी फर्स्ट थिंग, अब हम इसको कैसे फॉलो कर सकते हैं? तो जब भी हम बच्चे को सुबह में उठाए या रात को सुलाए, तब हम हार्ट पे फोकस करें। स्पेसिफिकली जब टीन एज का बच्चा है, तो उसको सुलाते वक्त या उठाते वक्त उसको जो पसंद है वो बातचीत करे, गप्पे मारे, एन्जॉय करे, सेलिब्रेट करे। मैं भी शायद उनको यूट्यूब, गेम वगैरह वगैरह, या उनके करियर को लेकर काफ़ी सारे आइडियाज़ है, वो सारी चीज़ों पे बात करें एंड उनके हार्ट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। नंबर 1। नंबर 2, जब भी पर्टिकुलरली अब हमारा डेवलपमेंट आता है हेड का, तो हेड के लिए बच्चे के साथ सक्सेस स्टोरीज, बच्चों के साथ पॉजिटिव बुक का रीडिंग, बच्चों के साथ अच्छी वाली पॉडकास्ट, राइट? जैसे आपकी पॉडकास्ट से आप जो भी गेस्ट को मिले, उनसे आपने क्या लर्निंग किया, वो सारी चीज़ों को पर्टिकुलरली आप बच्चे के साथ शेयर करें, आधा घंटा, पौना घंटा। एंड वो आधा पौना घंटा आपको क्या करना है, उसके हेड का डेवलपमेंट करना है। एंड नाउ एट द एज ऑफ 14 और 15 उसको कोई ना कोई आपके काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना शुरू करे। फॉर एन एग्जाम्पल, कि ये पूरी पॉडकास्ट सुन के तू मुझे बता कि इसमें से कौन सी 10 रील निकल सकती है। दो वी नो कि एआई का टूल है, वो कर सकता है, बट हम उसको तो करवाए, बट उसकी जगह पर हम बेटे को भी लगा दे कि बेटा तू ये पूरा सुन। वो 10 रील कौन सी निकलेगी, उसको लेकर उसका पॉकेट मनी ना हो, पॉकेट इनकम हो। पॉकेट इनकम हो, राइट? तो उसको मैं खैरात का पैसा मैं मेरे बच्चे को कभी नहीं दे सकता, वरना उसकी आदत हो जाएगी। एंड वो 14 साल का हो, उसके बाद में मैं उसको पॉकेट इनकम दूँ। उसको 500 रुपये की ज़रूरत है, मैं 1000 रुपये दूंगा। ओके। बट वो इनकम होना चाहिए। मेहनत करके यदि वो 1000 रुपया आया है, तो वो 500 रुपया खर्च करेगा, 500 बचाएगा। अभी कल रात को ही हमारी बात हो रही थी, हाँ। तो मुझे बोला कि पापा आपका कंटेंट में ना तड़का नहीं है। मैं क्या मतलब, क्या आप थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल डालो। मैं क्या कहना चाह, उसमें 10 से 12 आइडियाज दिए। देखो अभी आईपीएल के अंदर ये जो टीम, अभी प्लेयर्स का जो ऑक्शन चल रहा है, उसके अंदर ये कंट्रोवर्शियल है, ये है, वो है। मैंने कहा यार ये तो हमने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं सोचते, राइट? एक्चुअली वो भी कहीं ना कहीं वैलिडेशन मांग रहे हैं कि देखो हम सोच सकते हैं, आप पूछो तो सही हमसे। 100%। एंड जब आपने उसके इनपुट से लेना शुरू किए, मीन्स वहाँ पर उसको अपनी स्किल के ऊपर कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा, फिर वो अपना हाथ आजमाएगा, फिर वो अपना काम करेगा। बट जब तक पापा उसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते या उसकी बात नहीं सुनेंगे, तब तक फिर वो अपने हाथ घर के लिए नहीं आजमाएगा, फिर वो रेसिंग करने के लिए या हुक्का के लिए या ड्रग्स के लिए दोस्तों के साथ आजमाएगा। एंड इसलिए मुझे लगता है आपका ये क्वेश्चन बहुत ही पावरफुल था
कि ये अब हो चुके हैं बच्चे बड़े, तो पर डे भी हम चाहे तो हेड, हार्ट एंड हैंड पे फोकस कर सकते हैं. मैं आज से करने वाला हूँ। और मुझे ना दो बहुत ही, ये जो ट्रस्ट वाली बात बोली ना आपने, सच में सर मेरा बेटा ना सर बुक्स बहुत पढ़ता है हिस्ट्री की, जिसको अपन मैथोलॉजी में बोलना नहीं चाहता, इसको वर्ड गलत है वो, राइट राइट तो वो हिस्ट्री की बुक्स जो अलग अलग राइटर्स ने अपने एंगल से लिखी है लिखी है. वेरी गुड. है ना, तो वो उसके पास मोर देन 26 बुक्स हैं, तो उसको बहुत शौक है। तो दादू आए हुए थे, मैं क्योंकि मैं अभी शिफ्ट हुआ तो वो यहाँ आए हुए थे, उसके ग्रैंड पेरेंट, राइट. तो उसने बुक मांगी, हाँ. पापा ने लेके दे दी। अगले दिन उसका बुक खत्म हो गई, 300 पन्ने की बुक खत्म हो गई। मेरे से पूछा पापा ने, अच्छा मेरी एक हैबिट है, मैं ना ट्रस्ट करता हूँ, मैं क्या कह रहा है तो होगी होगी। राइट. पापा कहते नहीं, 300 पन्ने की बुक 4 घंटे में 5 घंटे में कैसे खत्म कर दी। पापा ने पन्ना पलटा कि इस पे क्या लिखा हुआ है, उसने बता दिया उस पे क्या लिखा हुआ। कैसे कैसे, मैं क्या रीडिंग स्पीड पे तो हमने डे 1 से काम किया है काम उसकी, किया है. राइट. तो उससे एक तो उसके ग्रैंड पेरेंट का ट्रस्ट बढ़ा, और फिर उन्होंने उसको फिर बल्क में बुक्स लेके दी, क्या तू पढ़ लेता है ना, और तुझे पता है कि क्या पढ़ा है. क्या पढ़ा है। क्या पढ़ा है. फिर अभी हम right, वृंदावन गए तो ऐसे ही बोला कि कुछ कहानी सुना दे। उसने 3-4 ऐसी सी कहानी बताई महाभारत के टाइम की, जो मैंने या मेरे पापा ने उस एंगल से नहीं सुनी हुई नहीं है। सुनी थी. राइट. हमने 14 साल का बच्चा है और हम अभी तक क्या मान रहे हैं, वो टेंट्रम्स कर रहा है, वो अपनी मम्मी के साथ छेड़खानी करता रहता है। मैं सी अब मैं कहना चाहूँगा, हर बच्चा शैतानी तो करना ही चाहिए. क्यों? क्योंकि उसका बाप का घर है. ये बढ़िया था। राइट. उसके बाप का घर है. यदि वहां पे यदि वो जूते इधर उधर नहीं फेंकेगा, मोजे इधर उधर नहीं फेंकेगा, तो किसके घर पे फेंकेगा. क्या बात है। बट एज अ मदर फादर हम वो क्या अच्छा कर सकता है उस पे ध्यान दें. बहुत इंटरेस्टिंग है सर। मैं कई बार सोचता हूँ सर, क्योंकि जब केसेस आते हैं ना, मैं मतलब लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरे पास एक लंदन से केस था, शी बिलोंग्स टू इंडिया ओनली। ओके. उनके साथ 2 बार मोलेस्टेशन हुआ, एक बार इंडिया में, एक बार लंदन में। टिल डेट वो अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाई। क्यों? अगर मैंने बता दिया, राइट. मेरी पढ़ाई बंद हो जाएगी, मुझे वापस बुला लिया जाएगा। मैं कई बार सोचता हूँ, इससे बुरा क्या हो सकता है? बुरा वो है जिसने मोलेस्टेशन किया, या बुरा वो है जिसने इतनी भी फ्रीडम नहीं दी कि बच्चा उनसे बात शेयर कर सके? बच्चे के माइंड के साथ मैं कहना चाहूंगा कि रोज रेप हो रहा है. राइट. जब भी वो यदि ओपनली बात शेयर ना कर पाए, स्पेसिफिकली अपने केयर गिवर से यदि ओपन अप ना हो पाए, तो वो दुनिया में कहाँ पर ओपन अप होगा. एंड यदि वो वहाँ पे ट्रस्ट ना कर पाए कि वो मेरी बात को सुन के क्या रिएक्ट करेंगे, यदि वो ट्रस्ट नहीं है, तो फिर वो दुनिया पे कहाँ पे ट्रस्ट कर पाएगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट यदि डाइवोर्सेस हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे उस पर भी रॉन्ग पेरेंटिंग है. क्योंकि वो बच्चे ने बचपन से मम्मी पापा को एक दूसरे के साथ हंसते हुए, खेलते हुए, बोलते हुए, प्यार करते हुए कभी देखा ही नहीं है. एंड इसीलिए कई बार आज बच्चे बोलते हैं कि हमें आप जो बताएंगे अकॉर्डिंगली शादी नहीं करनी. राइट. ये भी प्रश्न होता है कि हमें तो पापा ने बोल दिया था कि तेरी शादी हो गई, तो लड़की भी नहीं देखी थी, हमने शादी कर ली थी. और आजकल के बच्चों के नखरे तो देखो. मैं कहता हूँ कि वो बच्चे ने बचपन से देखा है कि आपको आपकी पसंद ही पसंद नहीं है, हाँ, तो फिर मेरी पसंद पसंद कैसे करोगे. राइट. तो एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, इनफैक्ट मुझे लगता है कि यदि हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना शुरू करें, हम एक दूसरे को प्यार से बोलना या बात करना शुरू करें, और हम दिन का जो शेयरिंग है, या इनफैक्ट बच्चा देखना चाहिए कि मम्मी पापा जादू की झप्पी करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के वॉक पे जाते हैं. एंड यदि वो बच्चा ऐसा देखता है, तो वो बच्चा बड़ा होने के बाद ऐसा ही बोलेगा कि आप दोनों का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमने इतना ज़्यादा अच्छे से देखा हुआ है कि पापा या मम्मा आप ही मेरे लिए, जो भी मेरा जीवन साथी है वो ढूंढ लेना. उतना वो ट्रस्ट करता होगा अपने पेरेंट को. सर ये डिफरेंट एंगल है, ये सोचना चाहिए बिल्कुल। एक्चुअली हम जो कर रहे हैं वो डिफरेंट एंगल है. यही होना चाहिए, यही होना चाहिए. हाँ, ये भी बात भी ठीक है। मैं तो सारी ना, मेरे दिमाग में ना बहुत सारे ऐसी चीजें आ रही हैं, कौन कौन से केसेस आए थे, क्या हुआ था, किनसे बात हुई थी, क्योंकि हमारा नॉर्मली काम यही यही है, पड़ता है, यही तो पर हमें है. लगता है यार right. अब उसके रूट कॉज को क्यों नहीं ठीक करते। हमारे पास वही जो आप, हम बैक ऑफ द स्टेज बात कि हमारे पास रिपेयर होने के लिए आते हैं, क्यों तब नहीं आते जब सही तरह से उनका। तभी आजकल सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गर्भाधान संस्कार पे कितनी बात हो रही है, राइट. कितना लॉजिकल है वो। 100%. और अभी मैं श्री श्री रविशंकर जी को सुन रहा था कि मेडिटेशन करके अगर आप फैमिली प्लानिंग करते हो, तो यू कैन डिजाइन, आपको डिजाइन के लिए वो वाला तरीका चाहिए कि हम बच्चा वो वाला स्पर्म डाल देंगे, ये जीन डाल देंगे, तो हमारे पास तो कब से है। कब से है. 100%. एंड मैंने और मेघा ने अध्याय के आने से पहले
पटेल वो पूरा प्लानिंग किया हुआ था. ओके. मेडिटेशन में भी, हवन में भी, जो भी प्रोसेस होती है वो सारी चीज़ें फॉलो करके, जैसे हम खाना खाने से पहले भी मेन्यू देखते हैं और उसमें से कौन सा चीज़ पसंद आएगा उसका ऑर्डर करते हैं. रेंडमली कुछ भी जो अच्छा लगे दे दो, ऐसा कभी नहीं करते. तो हमें यूनिवर्स से जब ऐसा बच्चा चाहिए, ऐसी सोल चाहिए जो हमारे साथ रहने वाली है, हम उसे बड़ा करने वाले हैं, हम उसे हमारा जो कुछ भी है वो सब कुछ देने वाले हैं. तो डोंट यू फील उसका भी हमें देखना चाहिए. एंड इसलिए मम्मी पापा को कहना चाहूँगा जो भी ये प्लानिंग कर रहे हैं, या अभी ऑलरेडी एक चाइल्ड है और एक चाइल्ड का भी प्लानिंग है, उनको बच्चे के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी चाहिए वो सबसे पहले मम्मी पापा आधा घंटा 1 घंटा अपना मोबाइल साइड पे रख के बैठे, नोट्स लिखे कि कौन कौन सी क्वालिटी चाहिए. एंड वो क्वालिटी वाला कोई भी एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति हो, उसकी कोई एक इमेज जनरेट करें. नाउअडेज तो अपने एआई के थ्रू वैसी इमेजिनेशन वाला व्यक्ति को हम जनरेट भी कर सकते हैं, चाइल्ड को क्रिएट भी कर सकते हैं. एंड वो फोटो को मम्मी पापा रोज देखें. एंड जब भी वो प्यार करते हैं उससे पहले वो विजुअलाइजेशन हो एंड वो इंटेंशन हो. उसके बाद में जब वो एक दूसरे को प्यार करेंगे तो वो प्यार भी मेडिटेशन होगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट जो सोल आएगी वो हमने जो पसंद हो वैसी सोल को ऑर्डर किया है यूनिवर्स से, तो यूनिवर्स वो प्रोवाइड करेगा ही करेगा. बिल्कुल सही. ये मतलब बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप. ये वैसा ही तो है. अभी आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, अभी आपके घर में अगर प्रधानमंत्री नहीं आना तो आप क्या कुछ नहीं करोगे. अब आप किसी देवता को उतार रहे हो, भाई अपने तो देवता है 100%. हम अपने घर में किसको चाहते हैं? 100%. शैतान के देवता तो कम से कम उसकी तैयारी तो उस हिसाब से करो. अब ड्रग्स में लगे हुए, दारू पी के लगे हो कि हाँ चल ठीक है एक बार सेक्सी तो करना कर लेंगे, क्या होगा. फिर कहते हो कि ये कैसे हो गया. फिर वैसे ही होगा जैसे हो रहा है, जैसा इंटेंशन है. 100%. सर आपको क्या लगता है कि बेसिक 3 ऐसी ब्लंडर्स क्या हैं जो पेरेंट कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए. ऐसे 3 क्या ब्लंडर्स हैं सर, इफ यू वांट टू शेयर? पहली चीज बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट करना. ओके. राइट. माने प्लांट को पानी देना चाहिए, बट यदि रोज पानी देंगे और मिट्टी गीली की गीली ही रहेगी तो वो प्लांट मर जाएगा. सेम वे बच्चे को जो समय पे जो चीज़ की ज़रूरत हो उससे ज़्यादा टॉय, उससे ज़्यादा खाना, उससे ज़्यादा सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करना, वो बच्चों को कंपैरेटिवली डैमेज कर रहा है. वेरी फर्स्ट थिंग. सो बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करना, बहुत ज़्यादा केयर करना इज़ वेरी डेंजरस. नंबर 2, बच्चों का फ्रेंड बनने की कोशिश करना. Okay. सो बच्चों का फ्रेंड नहीं बनना चाहिए, बच्चों के साथ फ्रेंडली होना चाहिए. बच्चों का फ्रेंड नहीं बनना चाहिए? फ्रेंड नहीं बनना चाहिए, फ्रेंडली बनना चाहिए. सर थोड़ा समझाओ इसको. सो फ्रेंड इज व्हाट कि जहाँ पर वो दोनों आपस में बैठ के शराब पी सकते हैं, आपस में बैठ के कोई भी इधर उधर की गाली गलौच वाली बात कर सकते हैं. बट मम्मी पापा का काम क्या है? उसको डायरेक्शन देना. सो मम्मी पापा का काम क्या है? सीट बेल्ट जैसा. मम्मी पापा का काम क्या है? हेलमेट जैसा, जिसको शायद बच्चा कभी पसंद ना करे, बट मम्मी पापा का पहला काम है बच्चे को प्रोटेक्ट करना. सो दोस्त शायद अपने दोस्त के लिए शराब का ग्लास बना के लेकर आए, बट डज इट मीन कि बेटे को लिए पापा को बना के लेके आना चाहिए? आंसर इज एब्सोल्युटली नो. सो वहाँ पर बच्चे के साथ उतने फ्रेंडली होना है कि बच्चा अपने सारे दिल की भड़ा से सारी बातें, सारी चीज़ें अपने साथ शेयर कर पाए. बट एट द वेरी सेम टाइम उसको ये मेरे पापा है या ये मेरी मदर है उस चीज़ का रिस्पेक्ट भी हो. सो रिस्पेक्ट प्लस लव, वो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जब होगा तब वो फ्रेंडलीनेस डेवलप होगी. सो आज में भी शायद हमारे पापा और हम कितने भी बड़े हो गए, बट फिर भी हमारे मम्मी पापा को लेकर हमारे दिल में एक रिस्पेक्ट है. सो बच्चा ओपनली बात कर सकना चाहिए, बट फिर भी उसको पता होना चाहिए कि ये मेरा बाप है. ये जो डिफरेंस है वो समहाउ आजकल मम्मी पापा नहीं रख रहे हैं. उनको पता ही नहीं है. नहीं है. वो तो उनको लगता कि दोस्त बन जाओ. अरे Yes. दोस्त मतलब. और ये वेस्टर्न कल्चर को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो मेटाफर है वो वहीं से आया हुआ है. बट क्योंकि वो बच्चे को पहले दिन से जब हॉस्पिटल से आता है तो मम्मी को डिस्चार्ज तभी मिलता है जब बच्चे की चाइल्ड सीट कार में हो. एंड फ्रॉम डे 1 बच्चा अपनी गोद में बैठ के, मम्मी की गोद में बैठ के हॉस्पिटल से नहीं निकलता, उसको अपनी कार सीट में बैठना होता है, तभी वो घर पे जा सकता है. तो जो बच्चे को बचपन से उस तरीके से ट्रीटमेंट दी गई है, वो बच्चा जो 10, 15, 20 दिन के बाद मम्मी पापा के साथ सोया ही नहीं है, वो बच्चे के लिए फ्रेंड बनना वो वहाँ की फिलॉसफी हो सकती है, बट इंडिया एंड इंडियन कल्चर के लिए नहीं, कि जहाँ पर शायद 5 या 7 साल तक तो बच्चा हमारे बीच में सोता है.
तो वो बच्चे को कितना प्यार करते हैं वो शायद उतना जताने की ज़रूरत नहीं है। सर इसी से एक क्वेश्चन है, हाँ। कब तक बच्चों को अपने साथ सुलाना चाहिए? हम टीनेज वाले को बच्चे को साथ सुला सकते हैं? वो हस्बैंड एंड वाइफ की पर्सनल चॉइस हो सकती है, बट टेक्निकली मिनिमम 7 ईयर्स मैं रेकमेंड करूंगा। जब हार्ट का डेवलपमेंट हो रहा है तो बच्चे के अंदर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट हो रहा है। सो इन दैट सिचुएशन बच्चे जब रात को उठे, कोई सपना आए या कोई भी सिचुएशन में बच्चा जब उठे तो उसको लगना चाहिए कि मेरे जो केयर गिवर है मेरे लेफ्ट एंड राइट पे हैं। तब तक साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली, साइंटिफिकली साथ में होना इज मोर एडवाइजेबल। देन आफ्टर वो हस्बैंड वाइफ एंड पेरेंट की जो चॉइस है उसके आधार पे वो डिसाइड कर सकते हैं। बट जब भी साथ में सोते हैं वी नीड टू मेक श्योर कि बच्चा कभी भी नींद में हो, हमें वैसा लगता है, बट बच्चा पेरेंट को ऑकवर्ड सिचुएशन में कभी नहीं देख लेना चाहिए। स्पेसिफिकली आफ्टर 7, इनफैक्ट नॉट बिफोर द 7 एज वेल, बट आफ्टर 7 तो वो पेरेंट को थोड़ा सा ध्यान रखना है। एग्रीड। इस पे तो सर मेरा खुद का भी एक जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो ऑडिटरी हैं, क्योंकि आप तो सर राइट राइट राइट। और ऑडिटरी है, उसका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव है, रात को कान जल्दी सेंसिटिव हैं, और पेरेंट्स को लग रहा है कि वो सो चुका है, 2-3 बज गए हैं, चलो अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय कर हाँ, लेते हैं, पर लेकिन सब सुनाई देता सब है। सुनाई देता है। फिर हमने हमारे पास कोविड के टाइम पे लगभग 14 केस बैक टू बैक आए थे पॉर्न एडिक्शन वाले। तो हमने जब बच्चों को टेस्ट किया तो हमें समझ में आया कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है कि कोविड के टाइम पर रूम एक ही था और उनको लगा कि बच्चा सो रहा है, और उस टाइम पर उसके दिमाग में क्या, मतलब सरप्राइजिंग ये था कि बात दिमाग में आई कैसे, तो क्वेश्चन वहां उठ रहा था। तब जब हमने टेस्ट किया तो हमें पता लगा अच्छा ये इशू है। तो वहाँ से आई टोटली कनेक्टेड सर। हाँ, बात तो सही है आपकी, बहुत इंटरेस्टिंग है सर ये। मतलब ये ना एक्चुअली साइंस है जिसे हमें साइंस की तरह ही लेना चाहिए, और ये उतना ही जरूरी है जिसको हम बहुत ही अंडररेटेड चल रहे हैं कि हाँ ठीक है बच्चा ही तो पालना है। 100%। तो हम एक्चुअली अपना फ्यूचर खराब कर रहे हैं, उसका तो कर ही रहे हैं, अपना भी फ्यूचर खराब कर रहे हैं, क्योंकि फिर सारी जिंदगी उसी में लगे रहेंगे, कभी वो गलत काम कर रहा होगा। 100% एग्री सर, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये तो 3 चीज़ें होंगी सर, और ऐसी बेसिक जो 3 चीज़ें हैं जो हमें एटलीस्ट करनी ही करनी है, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। हमारा पूरा ध्यान है कि टॉप से टॉप स्कूल, टॉप से टॉप कोचिंग, वो उसको साइड में रख दिया। अब कि जो परीक्षित सर बोल रहे हैं कि ये 3 चीज़ें हैं एज पर न्यूरो साइंस, एज पर साइकोलॉजी, एज पर शास्त्रार्थ, ये तो 3 मर भी जाओ ना तो भी छोड़नी नहीं है। सो उसमें पहली चीज कहना चाहूंगा, डिवाइस फ्री डिनर। राइट, डिवाइस फ्री डिनर। अच्छा, डिवाइस फ्री, ओके, राइट। सो जब भी, क्योंकि ब्रेकफास्ट लंच सबका शेड्यूल आज वर्किंग डे होने के कारण सबका अलग अलग होता है, बट जब भी हम घर पे होते हैं तो वो बच्चा देखना चाहिए मम्मी पापा को बातें करते हुए, गप्पे शप्पे मारते हुए, एंजॉय करते हुए। और जब भी घर में डिनर करे तो कोई हल्का सा, कोई अच्छा सा सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चल रहा हो, अच्छी सी लाइट हमने करी हो, फ्रेगरेंस करी हो, एंड देन आफ्टर हम जो शाम का खाना है उस साथ में हम खाए नहीं, खाने को सेलिब्रेट करें, वो एसोसिएशन को, वो कंपनी को हम सेलिब्रेट करें, जहाँ पर पापा ने क्या काम किया, क्या क्या जो भी चैलेंजेस वो रहे वो किसको ओवरकम किया, कैसे क्लाइंट को मिले, वहाँ से क्या लर्निंग मिला, वो सारी चीज़ें पापा शेयर कर रहे हैं। मम्मी का भी दिन कैसा रहा वो सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं। नॉट द कंप्लेन वाला पार्ट, नॉट द नेगेटिविटी, बट द लर्निंग वाला पार्ट, बट द पॉजिटिविटी वाला पार्ट। एंड वो चीज़ जब बच्चा देखता है कि मम्मी एंड पापा आपस में इतनी ज़्यादा बातें करते हैं, इतने ज़्यादा खुश है, तो ना वो बच्चा टीन एज का होने के बाद भी वो अपने दोस्तों के साथ जो कुछ हुआ, जो कुछ बातें हुई, वो भी शेयर करना शुरू करेगा। सो मेरा ये मानना है कि डाइनिंग एरिया के आजू बाजू में टीवी हो तो आज ही फेंक देना चाहिए, वो सस्ता पड़ेगा। राइट। सो वेरी फर्स्ट थिंग, ज़्यादातर घरों के अंदर मैं देखता हूँ कि डाइनिंग टेबल के सामने ही टीवी होना चाहिए। सो अभी हमने थोड़े समय पहले नए घर में शिफ्ट हुए, सो बिल्डर का जो प्लान था दैट वाज लाइक दैट ओनली, कि पर्टिकुलरली यहाँ पर डाइनिंग एरिया है, यहाँ पर सोफ़ा वगैरह है और वहाँ पर टीवी की वॉल है। तो आर्किटेक्ट ने बोला कि यहाँ पर टीवी लगेगा। मैंने बोला यहाँ पर मुझे टीवी चाहिए ही नहीं, जो टीवी रूम मुझे सेपरेट चाहिए। जो जिसको टीवी देखना है वो इज्जत से टीवी देखे, और जिसको लाइफ जीनी है वो इज्जत से बाहर आके लाइफ जिए। राइट। नंबर 2, रूम में टीवी, जो घर को डिवाइड करने का काम कर रहे हैं। सो हमने टीवी रूम है वहाँ पर टीवी रखा है, एंड अदर देन एक गेस्ट रूम में टीवी रखा है, ताकि कोई दुखी आत्मा है कि जिसको टीवी के बिना नींद नहीं आती तो शायद उसके लिए काम में आए। अदरवाइज हमने रूम में टीवी की जगह पर लाइब्रेरी रखी हुई है। क्या बात है। सो एक बड़ी लाइब्रेरी ना करते हुए, लाइब्रेरी का रूम ना करते हुए टीवी रूम कर दो,
और इंस्टेड डाइनिंग एरिया है, लिविंग रूम है, ड्राइंग रूम है, टीवी रूम है, बेडरूम है, गेस्ट रूम है, हर जगह पर पर्टिकुलरली लाइब्रेरी होनी चाहिए, 25-50 बुक्स होनी चाहिए। तो जिसको जो रूम में जो बुक पसंद है वो पढ़ना चाहता है, वैसी 25-30-50 बुक वहाँ पर रखे। सो मुझे लगता है कि यदि हम डिवाइस फ्री डिनर करेंगे एंड बिकॉज ऑफ दैट वो कनेक्शन, वो बॉन्ड वो अच्छे से बनेगा। नंबर 2, घर के अंदर लाइब्रेरी कंपलसरी होनी चाहिए। सो बड़ा टीवी नहीं होगा चलेगा, बट बड़ी लाइब्रेरी ज़रूर से होनी चाहिए। एंड मम्मी पापा एंड बच्चा हम साथ में बैठते हुए जिसको जो पसंद हो, किसी को हेल्थ पसंद हो, किसी को मोटिवेशन पसंद हो, किसी को काइंड ऑफ फिक्शन पसंद हो, वो सारी चीज़ें हम साथ में बैठते हुए पढ़ें। एंड देन आफ्टर, जैसे हम काइंड ऑफ पॉडकास्ट कर रहे हैं वैसे पॉडकास्ट खेल सकते हैं कि जहाँ पर पापा एंड बच्चा एंड मम्मा उन्होंने जो पढ़ा है वो बुक में से वो नॉलेज को शेयर करें। सो वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज़ द डिवाइस फ्री डिनर। नंबर 2, पॉडकास्ट गेम हो सकता है काइंड ऑफ जहाँ पर वो रीडिंग करें एंड वो चीज़ को शेयर करें। एंड नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं कहना चाहूँगा दैट इज़ कॉल्ड द रफ हाउसिंग। रफ हाउसिंग मीन्स व्हाट, जिसको हार्वर्ड ने वगैरह ने रिसर्च करके इसको बोला रफ हाउसिंग, एंड वो बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग उसको धमाल मस्ती बोलते हैं। अच्छा। मैं सोचूं पता नहीं क्या हो रफ हाउसिंग क्या होता है। जहाँ पर बच्चे को ये लगना चाहिए कि ये मेरे बाप का घर है एंड मम्मी पापा उसके साथ धमाल मस्ती करे, उसके साथ तकिया फाइटिंग करे, उसके साथ डांस करे, सोफे पे कूदे, एंजॉय करे, सेलिब्रेट करे। वो 15-20 मिनट आधा घंटा वैसा होना चाहिए कि जहाँ पर वो बच्चा, वो मम्मी एंड वो पापा एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करे। मे बी फिजिकल एक्टिविटी, मे बी दम शराज, मे बी सांप सीढ़ी, मे बी लूडो, ऐसी कोई ना कोई गेम के थ्रू। सो एक गेम होना चाहिए, एक रीडिंग होना चाहिए एंड एक डिनर होना चाहिए। ये 3 चीज़ करे तो मुझे लगता है हम बच्चों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट परवरिश दे पाएंगे। नॉट ओनली दैट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे में हम उसको समझ पाएंगे। दोनों चीज़ बहुत अच्छे से हो सकती है। बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, लेकिन मुझे अभी 2-3 सवाल और लेने हैं आपसे। यस, ओके। सर, पॉर्न की तरफ बहुत एडिक्शन हो रहा है, इसमें पेरेंटिंग का क्या रोल है? कोई पेरेंट तो नहीं सिखा रहा, फिर भी एडिक्शन बढ़ता है। 100%। सो वेरी फर्स्ट थिंग, इसमें पेरेंट का क्या रोल है वो मैं यदि कहूँ सॉल्यूशन पार्ट से, तो हम बच्चों को इन्फोबिसिटी दे रहे हैं। इन्फोबिसिटी इज द ओबेसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, राइट, ओबेसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। सो वो बच्चे को एज अप्रोप्रिएट कंटेंट बचपन से नहीं मिल रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, तारक मेहता का उल्टा चश्मा इज नॉट फॉर द बिलो एज ऑफ 7। कितने घर होंगे जहां पर 7 साल से पहले वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा हेल्दी होगा? मान के दिखाते हैं, राइट, बट बिकॉज उसके अंदर बबीता एंड जेठालाल का क्रश दिखा रहा है, वो 7 साल से छोटे बच्चों के लिए वो फिल्टर प्रोसेस नहीं है एंड वो बच्चे को देखना नहीं चाहिए। एंड इसके लिए फॉर द सेम थिंग, फॉर द सोनी लिव ऐप दे हैव तारक मेहता का छोटा चश्मा फॉर द किड्स वर्जन, जहाँ पर ये सारी चीज़ों को हटा के कार्टून वर्जन में ये चीज़ दी गई है। ओके। सो हम जो बच्चों के साथ देखें वो देखना चाहिए। मे बी द कपिल शर्मा शो इज नॉट मेंट फॉर बिलो द एज ऑफ 13। उस पर आप रेटिंग देखेंगे दैट इज 13+। वहाँ पर कुछ वैसी बातें, वैसी कमेंट, वैसी चीज़ें आती है, कपिल शर्मा का फ्लर्ट आता है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर द 8, 9, 10 ईयर्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। एंड क्योंकि वो एज से पहले उनका काइंड ऑफ फ्रंटल लोब है डिसीजन मेकिंग को लेकर, वो डेवलप नहीं हुआ है, तो वो क्या सही क्या गलत वो जज नहीं कर पाता एंड जो है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट बच्चा छोटा भीम देखता है तो छोटा भीम बनना चाहता है। तो मैं मजाक में कहता हूँ छोटा भीम जो कहे वो बच्चा करना चाहता है, बट ये मोटा भीम जो कहे वो बच्चा नहीं करना चाहता। सही बात है, राइट। सो कंपैरेटिवली हम एज अप्रोप्रिएट कंटेंट बच्चों को दिखाए एंड उसको लेकर जो भी OTT प्लेटफॉर्म हम यूज़ करते हैं, इन अ वे इट इज़ गुड कि वहाँ पर एज अप्रोप्रिएट कंटेंट का रेटिंग है, प्लस हम चाइल्ड की प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो वहाँ पर 3 की एज हमने डाली तो 3 एज वाले को लोगों के लिए ही सारी चीज़ें आएंगी। दैट्स गुड। तो वो हम यदि करेंगे तो बच्चों को वैसा एक्सपोजर नहीं मिलेगा, तो फिर मुझे लगता है ये प्रॉब्लम से मम्मी पापा बच सकते हैं। नंबर 2, यूट्यूब बच्चों को ना दिखाए, यूट्यूब किड्स दें। यूट्यूब किड्स दें, राइट। एंड साथ ही साथ में यूट्यूब भी जब भी बच्चे लेते हैं 15-16 साल के बाद में, तो कंटेंट फिल्टर होता है जी, वो हम ऑन करें और उसके बाद में हम उनको दें। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल, क्योंकि आजकल लेवल तो खत्म हो गया, रोस्टिंग के अंदर वो इतना कुछ बोल जाते हैं 100%। कि जो
फिर वही लैंग्वेज, वो फिल्दी लैंग्वेज हमारी फिर लाइफ का पार्ट बन जाती पार्ट है, बन जाती है, उसको वो कूल मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं। और इन सब चीज़ों को अगर आपसे सीखना हो कि पेरेंटिंग कैसे करनी है, क्या करना है, सिस्टम क्या है, साइकोलॉजी क्या है, तो आप इसमें खाली मतलब क्या करते हैं, तो थोड़ा सा उसमें। यस, सो जनरली दो चीज़ हो सकती है। नंबर वन, अंदर इज हमारा पेरेंटिंग कोर्स है, जहाँ पर हमारा हैप्पी पेरेंटिंग क्लब है, हम्म, जहाँ पर वो पेरेंट हिस्सा होते हुए एवरी पूरे जो सारे मॉड्यूल्स है पेरेंटिंग की, जो पूरी जर्नी है, माने बच्चा 1 साल का हो तब से लेके बच्चा 25 साल का हो तब तक के सारे प्रॉब्लम और सारे सॉल्यूशन वो कोर्स के अंदर है। ओके, एंड वो चीज़ का पार्ट बन सकते हैं। एंड वहाँ पर मैं एवरी 15 डेज सारे पार्टिसिपेंट को मिलता हूँ, एंड दैट इज थ्रू आउट द लाइफ। ओके, सो एक पेरेंट जिसने आज कोर्स लिया हुआ है वो भी बच्चा 5 साल का है, हम्म, पर मे भी शायद बच्चा 20 साल का हुआ तो प्रॉब्लम अलग होंगे, चैलेंज अलग होंगे। सो आई एम देयर फॉर देम फॉर लाइफ टाइम एवरी 15 डेज, एंड दैट इज माई कमिटमेंट। ओके, वाह, एंड नंबर टू, यदि वो कोर्स का हिस्सा होना है तो उसके लिए फ्री वेबिनार भी है। ओके, सो वो फ्री वेबिनार देखे, उसके बाद में उनको ऐसा फील होता है कि यस वी वांट टू गो इनटू द डीप इनटू द पेरेंटिंग लर्निंग, डेफिनेटली वो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वंडरफुल। अब हम चलते हैं सर लास्ट सेक्शन की तरफ, जो आपका भी फेवरेट है मुझे मालूम है, मेरा भी है, क्योंकि हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं तो सबसे बड़ा जो इशू देखते हैं वो है करियर। हम्म करियर स्ट्रीम पिक करते वक्त बहुत बड़ी गलतियां होती हैं, हम्म और काउंसलिंग को हम लोग ऐसे मानते हैं जैसे पता नहीं कितने बड़ा अपराध कर दिया हो, पता नहीं कितनी गिल्ट में है। अब राइट, ठीक है, 2-3 सालों में कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, चेंज हुआ है। अदरवाइज पहले तो लेबल्स लग जाते थे, पागल, बेवकूफ, मतलब क्या जरूरत है, इससे अच्छा तो मैं तेरे को दवाई बता देता हूँ, दारू पी एकदम में ठीक हो राइट जाएगा, है राइट ना। राइट। तो क्या सही एज है जब हमें काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए, या हमें, मैं इसको काउंसलिंग ना बोल के बोलता हूँ एक्सपर्ट एडवाइस के लिए जाना चाहिए। राइट, सो एक्चुअली करियर का जो प्लानिंग जो हमने देखा था, करियर प्लानिंग, करियर सिलेक्शन एंड करियर मैनेजमेंट, जी, तो शास्त्रों के अनुसार 10 साल की एज इज द परफेक्ट एज, जहाँ पर बच्चों का कमर्शियल ब्रेन डेवलप होना चाहिए। ओके, एंड फॉर दैट रीज़न हमें करियर प्लानिंग की शुरुआत 10 साल की एज से करनी शुरू करनी चाहिए। 15 और 16 इज़ फॉर करियर सिलेक्शन। ओके, मैक्सिमम पेरेंट्स क्या करते हैं, अभी तो बच्चा छोटा है, 10th की एग्जाम देगा बाद में देखेंगे, बट तब आप देखेंगे नहीं, तब आपके पास जो दिखेगा वही आप सिलेक्ट करेंगे। वो सिलेक्शन का फेज है, वो प्लानिंग का फेज नहीं है। एब्सोल्युटली राइट, सो सही हमें है। वो 5 से 6 साल बच्चों के करियर की प्लानिंग के लिए देने चाहिए, फिर हम सिलेक्शन पे जाएं, और फिर वो जब सिलेक्शन पे बच्चे आगे बढ़े एंड 20 साल का फेज आता है, तब होना चाहिए करियर मैनेजमेंट। हम्म, तो वो एज वाइज मैंने बच्चा एटलीस्ट 8, 9 या 10 साल का हो, तब लेट बाय लेट करियर काउंसलिंग की शुरुआत हो जानी चाहिए। 6, 7, 8 में शुरुआत हो जानी हो चाहिए। जानी चाहिए, हो जानी चाहिए। ओके, तभी वो मैच्योरिटी उसके अंदर डेवलप होगी कि वो 10th में आने के बाद अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले पाए। एग्रीड। आपने सर, जब हम बात करते हैं गुरु शिष्य पद्धति की, तब वहां पर सिस्टम भी यही था कि गुरु बताता था कि क्या करना है, क्योंकि उसको नॉलेज थी, पेरेंट नहीं बताता था। अब थोड़ा उल्टा भी हो गया है, तो उल्टा इस समय में ये होना चाहिए कि आपको सही टाइम पर एक्सपर्ट एडवाइस लेनी चाहिए। 100%। एंड जैसे आप हम DMIT टेस्ट वगैरह करते हैं, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि बच्चे के अंदर कौन सी टैलेंट है। वो सेम चीज़ पहले के समय में भी होता था। ओके, गुरु द्रोण ने भी DMIT टेस्ट किया हुआ है। कैसे? इंटरेस्टिंग है। यस, मैं बताऊं आपको। तो अर्जुन का पर्टिकुलरली सभी बच्चों को लेकर गए, एंड जब उनको बोला गया कि आपको ये जो पंछी है उसको निशान लगाना है उसकी आंखों पे, एंड पर्टिकुलरली भीम को बोला गया, एंड भीम ने लाइक जैसे ही धनुष्य चढ़ाया, उसके बाद में पूछा कि भाई तुझे क्या दिखता है? बोले आप दिखते हो, नदी दिखती है, ये सब दिखता है, बादल दिखते हैं, मैं अंधा थोड़ी ना हूँ। तो पता चल गया कि उसका जो विजुअल इंटेलिजेंस है वो उतना ज़्यादा नहीं है, बट ही इज़ किनेस्थेटिकली वेरी हाई, क्योंकि वो एक जगह पर बैठता नहीं है, जिसको आजकल ज़्यादातर हाइपर एक्टिव बोला जाता है। जी, राइट। तो बिकॉज ऑफ दैट वो गुरु ने चेक कर लिया, बोले इसको गदा दे दो, वो किनेस्थेटिकली हाई है तो मारने में दम जोर से लगाएगा एंड उसका पूरा बॉडी यूज करेगा, एंड क्योंकि वो विजुअली उतना स्ट्रांग नहीं है तो धनुष्य चलाना होगा तो शायद अपने वाले बंदे पे ही ना मार दे। तो गदा होगी तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस एंड उसका एंगर, वो चीज़ों को कम ध्यान में रखते हुए उसके हाथ में गदा थमा दी गई। एंड अर्जुन जिसको बोला गया कि पर्टिकुलरली आपको ये देखो, एंड बोला कि क्या दिखता है, बोले सिर्फ पंछी की आंख दिखती है। मीन्स व्हाट, उसका विजुअल इंटेलिजेंस वाज सो हाई, एंड तब उसको बोला गया कि आपको धनुष्य चलाना है। सो
उस तरीके से बच्चे के अंदर कौन सा इंटेलिजेंस है वो अभी तो हम DMIT टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं, अभी गुरु द्रोण की ज़रूरत नहीं है, अब काउंसिलर के तौर पे भी हम कर सकते हैं। तो वो यदि पेरेंट इसका बेनिफिट ले तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बच्चे के फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा सा काम हो सकता है। टोटली एग्री सर, टोटली एग्री। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सारे इंसाइट्स दिए। लास्ट में अगर आप कोई भी अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस जो आपके दिल के बहुत करीब है, कितने सारे बच्चों को आपने काउंसिल किया, इतने पेरेंट्स को काउंसिल किया, वो अगर शेयर करेंगे तो हमारे ऑडियंस को और बेनिफिट मिलेगा। फिर हम क्लोजर की तरफ चलेंगे सर। 100%। सो मैं कहना चाहूँगा कि पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसका एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से हम ये बात को यदि कंप्लीट करें तो एक मम्मी जो अपने बच्चों से परेशान है, माने तकिए इधर उधर डाल रहे, ना बैग इधर उधर डाल रहे, ना होमवर्क नहीं कर रहे, ना खाना नहीं खा रहे, ना मम्मी को चिल्लाना पड़ता है। सो बच्चे जब स्कूल पे गए हुए थे, घर पर सब ठीक करके वो पड़ोस में एक जो आंटी जी रहते थे उनके घर पे गए कुछ लेने देने के लिए। तो उनका घर एकदम वेल सेटल था, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर थी। तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी कि आप इतने काम हो, कंपोज हो, अभी सुबह सुबह में आप फ्री हो गए, आपका घर इतना साफ़ सुथरा है, तो पर्टिकुलरली कितना अच्छा है, मेरे तो 2 बच्चों ने मेरी जान ले ली है। एंड तब वो आंटी ये मम्मा को बात बताती है कि तेरा घर इधर उधर उल्टा सुलटा पड़ा हुआ है एंड वो सुधर जाए उसके लिए तू तरस रही है, बट मेरा घर और मेरा सोफ़ा और मेरा बिस्तर बिखर जाए उसके लिए मैं तरस रही हूँ। मेरे दोनों बच्चे हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में सेटल है, एक कनाडा में सेटल है, और शायद हम हफ्ते में या 15 दिन में जब उनको टाइम होता है तब हम फेस टाइम पे बात करते हैं। एंड आज मुझे लगता है कि वो फिर से यहाँ पर आए, वो टीवी देखते देखते पॉपकॉर्न खाए और पॉपकॉर्न नीचे गिराए, तकिए इधर उधर फेंके, वो मेमोरीज़ के लिए मैं तरस रही हूँ। सो तू ये सोफ़ा देख रही है, मैं सोफ़ा पे खेलने वाले बच्चों को देख रही हूँ। एंड इसीलिए एक बात कहना चाहती हूँ कि तेरे बच्चे बड़े हो जाए, अपनी लाइफ में बिजी हो जाए, उससे पहले बचपन को एंजॉय कर ले, बच्चे के बचपन को एंजॉय कर ले। सो पेरेंटिंग इतनी पावरफुल चीज़ है कि मैं कहना चाहता हूँ आप आपके बुढ़ापे के लिए गोल्डन मेमोरीज क्रिएट कर रहे हो। जब बच्चों के साथ धमाल मस्ती करते हो, एंजॉय करते हो, सो आदि को अध्याय को साथ में लेते हुए, खबे कंधे पे लेते हुए, उसको ज़्यादा पसंद था। तो तकरीबन 2.5 से पौने 3 हज़ार किलोमीटर का मेरा वॉक हुआ है जंगल में या पहाड़ों में। अभी 7 साल का है तो उसको रात को 12 बजे भी कोई जंगल में छोड़ेंगे तो वो 3-4 किलोमीटर कहीं पर भी वॉक करके आ जाएगा। हम केदारनाथ पहुँचेंगे तो केदारनाथ पहुँचने के बाद उसकी ज़िद होगी कि ऊपर जो ग्लेशियर्स दिख रहा है वहाँ तक जाना है। राइट। सो जब भी पर्टिकुलरली वो सारी मेमोरीज, तो मुझे कोई बोले कि आप बिजनेस कम किया, जब टॉप पे हो, करियर के टॉप पे हो, एंड जो टर्नओवर एंड बाकी की जो सारी चीज़ें हो रही हो, जो शायद हम महीने एक वीकेंड में करते हो, वो शायद हमने पूरे 2 महीने का टर्नओवर हो, वो 7 साल तक हमने बैर किया कि भाई घर और ऑफिस और सारा स्टाफ का सैलरी निकल जाए, उतना ही हमें करना है। जस्ट बिकॉज मैं कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ मनी नहीं बनाना चाहता, मेमोरी भी बनाना चाहता हूँ। सो सारे पेरेंट्स सिर्फ और सिर्फ मनी बनाने पे फोकस ना करें, बच्चों के साथ मेमोरीज बनाने पे भी फोकस करें, तो आपका बुढ़ापा अच्छी मेमोरीज के साथ होगा, और बच्चे जब बड़े होंगे तो अच्छे संस्कारी होंगे, तो सुकून और शांति भी होगा। तो मुझे लगता है वही बेस्ट जर्नी रहेगी और वही बेस्ट एडवाइस रहेगी। बहुत ब्यूटीफुली आपने सर इतनी सुंदर इंसाइट्स दी। मुझे लगता है अगली बार हम वापस एक और पॉडकास्ट करेंगे, लेकिन तब उसमें बहुत सारी केस स्टडीज लें ताकि उनको उस एंगल से समझ में आए कि किस में क्या हुआ और क्या उसके हमने रिकमेंडेशन दिए और क्या उसका आउटकम आया। डेफिनेटली क्लाइंट्स के जो भी केस स्टडीज वगैरह है वो डेफिनेटली बहुत मुझे लगता है जरूरत है शायद इस टाइम मैनेजमेंट केस स्टडी से ज्यादा पेरेंटिंग फैमिली मैनेजमेंट केस स्टडीज। क्या यहाँ सर हमारे हाईफाई मिलता है यहाँ पे।